would be good. बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपकी तो नीबर ब्रांच है। जी। I think we can start. Yes. शरद जी, मधुरिमा जी ने ज्वाइन कर लिया है? सर मैम अभी कर नहीं पा रही हैं, मैं उनके साथ टच में हूँ। क्या हम लोग नवीन जी 2 मिनट इंतजार कर लेते हैं। पुनीत जी 2 मिनट हम मौन रख लेते हैं अपने विशाल गोयल जी के लिए। 2 मिनट का मौन रख लेते हैं, फिर बात करते हैं सर। ठीक। So may I request all our honorable members that our very young member and the past chairman of Bareilly branch, CA Vishal Goyal, expired I think 2 days back. Yes. Due to heart attack. He is having 2 small children. So may I request all of you to pray from the Almighty God for the peace of the departed soul. एक बार 2 मिनट के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करेंगे मौन रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए। ओम शांति शांति शांति। सर जो हुआ बुरा हुआ, लेकिन अब हम अपना सेशन शुरू करें सर। हाँ जी हाँ जी हाँ सर। यस सर। First of all, I welcome our guest speaker CS Divesh Goyal ji on this CP virtual CP meeting। और दिवेश जी हमारे हमेशा चाहते हैं सबके, हमारे मेंबर्स के, इनकी क्लियरिटी की वजह से। और उसके साथ साथ मैं वेलकम करता हूं अवर सेंट्रल काउंसिल मेंबर श्री अनुज गोयल जी का, रीजनल काउंसिल मेंबर हमारे राजीव गुप्ता जी का, एंड चेयरमैन बरेली ब्रांच सीए प्रदीप कुमार जी अभी है नहीं, बट हो सकता है वो हमें ज्वाइन कर लें। आप सबका स्वागत है। आज का जो ये टॉपिक है, जो हमने डिसाइड किया पुनीत जी और हमारा बहुत डिस्कशन होता है कि भाई कौन से टॉपिक सेलेक्ट किए जाएं जो हमेशा रेलेवेंट रहते हैं एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ बैलेंस शीट्स। तो 2 टॉपिक हमारे डिसाइड हुए, एक लोन फ्रॉम डायरेक्टर एंड रिलेटिव एंड लोन टू डायरेक्टर्स एंड रिलेटिव, सेकंड इज CSR। अब हमने दिवेश जी से रिक्वेस्ट करी कि आप दोनों टॉपिक कवर करो, तो दिवेश जी का मत था कि भाई एक बार एक टॉपिक ले लेते हैं और CSR हम अगली मीटिंग में ले लेंगे। वो हम डिसाइड कर लेंगे वो हम कब करेंगे, आफ्टर 15 डेज और आफ्टर 1 मंथ। तो आप सबका स्वागत है। और आज हमारे लिए एक और हर्ष का विषय है, आज हमारी ब्रांच अपना एक न्यूज़लेटर लॉन्च कर रही है, जो हमारी सेक्रेटरी साहिबा ने अपने अथक प्रयासों से बहुत ही सराहनीय तरीके से बनाया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मधुरिमा ज्वाइन कर चुके हैं आप? बस ऑलमोस्ट ज्वाइन करेंगे सर, नॉट मोर देन अ मिनट सर। ओके। तो मधुरिमा ज्वाइन करेंगी तो अनुज सर, पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा ये न्यूज़लेटर लॉन्च कर दें और उसके बाद आप 2 शब्द कहें कि जिससे कि हम सब लोग मोटिवेट होए। आपके शब्दों से हमेशा हम लोग मोटिवेट रहते हैं सर।
और आपकी ब्लेसिंग्स और गाइडेंस हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब समय समय पे मिलती रहती है। और अच्छी बात यह है सर, हम आपको जब भी फोन करते हैं आप एक रिंग में हमारा फोन उठाते हैं और एकदम गाइड करते हैं कि भाई नवीन जी इसको ऐसा कर लीजिए। मेरा स्वागत है, माय ग्रेट प्लेजर। नहीं सर, थैंक यू वेरी मच सर। और तब तक मधुरिमा ज्वाइन कर लेंगी सर, तब तक आप स्टार्ट करिए अनुज सर। Thank you, CA Naveen Arora ji, our honorable chairman of Muradabad branch. I think the way our team Muradabad is trying its level best to see that how we can really do something very, very concrete for the cause of the profession, for the cause of the members, for the cause of the students, for the cause of the society. I think it's really, really great. We are going to renovate, refurnish our branch building, ICI Bhavan, very soon. I think we have kick-started each and every process, and I'm quite confident that very soon that renovation process, refurnishing process will start, and we will be in a position to have our members and students activities and seminars and workshops at our renovated, refurnished ICI Bhavan, Muradabad. So I compliment the team Muradabad for their great efforts, and as chairman of the Infrastructure Development Committee of the Muradabad branch, I am really, really grateful, really indebted for extraordinary efforts put by the team Muradabad led by CA Naveen Arora ji, chairman of the branch. अभी मैं न्यूज़लेटर देख रहा था, हालांकि इसको अभी अनवेल होना है। जितनी मेहनत मुरादाबाद ब्रांच ने की है, आई थिंक समथिंग रियली ग्रेट। कोई 4 पेज का या 8 पेज का भी न्यूज़लेटर निकालना होता है तो उसमें बड़ी हिम्मत की बात होती है। मैं तो उसके पेज पलटता गया, वो न्यूज़लेटर खत्म होने को तैयार नहीं हुआ। मुझे लगता है 30-32 पेज का न्यूज़लेटर है। 38 पेजेस। हाँ जी, 38 पेजेस। So something really great. Kudos to team Muradabad branch. I think this is the way. This is in which we are supposed to really do something very, very concrete for the cause of the profession. We have already decided that we are going to have a residential refresher course organized by our Committee on Financial Markets and Investors Protection and hosted by Muradabad branch. Very soon, after 15th of July, and we will be having it in the Kumayu area. कहते हैं ना, वोकल फॉर लोकल। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है कि हम स्विट्जरलैंड जाएं या कनाडा जाएं या न्यूजीलैंड जाएं, उसकी जगह हम देखें, एक्सप्लोर करें कि कैसे किस तरीके से हम अपनी जगह को इम्पोर्टेंस देकर और वी कैन अट्रैक्ट। जब हम लोग उसको इम्पोर्टेंस देंगे तो मुझे लगता है आउटसाइड वर्ल्ड विल आल्सो गिव द इम्पोर्टेंस। और हमारे देश में, हमारे अपने उत्तर प्रदेश में, हमारे अपने उत्तराखंड में वी आर हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर। और एक बार हम उसको कोशिश करेंगे कि वी विल हैव द पार्टिसिपेशन फ्रॉम ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इन दैट रेजिडेंशियल रेफ्रेशर course. We will be giving the financial assistance from the institute side also. Maybe more than 1 lakh of rupees financial assistance will also be there from our committee, and we'll announce it very soon in coordination with the Muradabad branch. और इसके अलावा I think how we can use the technology. Sarath ji is with us. कैसे किस तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके 3, 4, 5 ब्रांचेस को साथ में लेके we can have wonderful programs through virtual mode also. I think that is also very, very important, and we'll see that as we are having today my very good friend CS Devesh Goyal ji. In the same manner, we'll like to have Dr. Girish Ahuja ji very soon at Muradabad branch. First of all, we'll use technology in the virtual platform, and then we are going to have the national conference here at Muradabad very soon. And at the outskirts of the Muradabad, we are having a wonderful 5-star hotel, and we have identified that place for the next 2 days national conference, in which we will try to have the participation from each and every part of country, and we are going to have it at a very great scale. And we'll certainly like to see that how we can
have the newer areas for the members of the Muradabad branch. Abhi Muradabad is known for the export activities and its brass activities. तो कैसे किस तरीके से, जैसे मुरादाबाद पहले से ही वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर है, तो किस तरीके से हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स who are one of the best accounting professionals across the globe can try to have the export of the services, how we can have knowledge process outsourcing sitting at Muradabad, how we can contribute for the other parts of the world. I think this is a very, very important topic, and not only topic, we are supposed to see that how we can make it workable at Muradabad. In addition to that, how the chartered accountants sitting at Muradabad can go to the newer areas like capital market. And friends, let me tell you, the capital market is one area in which chartered accountants are supposed to play a very, very important role. And no professional other than a member of the Institute of Chartered Accountants of India is better suited to contribute in the field of the capital market. I think the chartered accountant can understand in the best possible manner the nitty-gritties of the capital market, the balance sheet, the analysis of the balance sheet, the ratio analysis. And I think the world is looking towards the members of the Institute of Chartered Accountants of India. And when I am talking of the capital market, अगर मैं कैपिटल मार्केट या फाइनेंशियल मार्केट की बात कर रहा हूं, तो मैं वेल्थ क्रिएशन की बात कर रहा हूं, वेल्थ क्रिएशन फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड वेल्थ क्रिएशन थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और मुझे लगता है कि अगर इंडिया का कैपिटल मार्केट स्ट्रांग होता है, तो देन वी कैन वेरी वेल अचीव दैट ओल्ड स्टेटस ऑफ द सोने की चिड़िया. सोने की चिड़िया का जो पुराना हमारा पूरे देश में हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था, माना जाता था. और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के माध्यम से हम पुनः अपनी अर्थव्यवस्था को और सुदृढ़ करें, कैपिटल मार्केट को बहुत स्ट्रॉन्ग करें. और जैसे नेस्डेक पर लिस्टिंग के लिए ईच एंड एवरी कंपनी इज वेरी वेरी कीन इन द सेम मैनर, each and every company in other parts of the world should be interested, should be very keen to have listing in Indian stock exchanges. I think this is a roadmap. I'm really really very grateful that we are having a very very important topic today, which is going to be taken by CS Divyesh Goyal ji. It is not a routine topic, and we are not supposed to discuss the routine topic, क्योंकि मुझे लगता है अब समय आ गया है कि केवल और केवल अगर हम रूटीन टैक्स ऑडिट की बात करें, रूटीन केवल कंपनी ऑडिट की बात करें, रूटीन जीएसटी कंप्लायंस की बात करें, मुझे लगता है और भी गमे जमाने में कंप्लायंस और अटेस्ट फंक्शन के सिवाय फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. और मुझे लगता है जिस तरीके से हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी थी, जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई थी, और उसके बाद उन्होंने माँ सीता की खोज की थी और लंका दहन किया था. मुझे लगता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हु आर द बेस्ट अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट अक्रॉस द ग्लोब, मुझे लगता है उनको उनकी खोई हुई छुपी हुई ताकत को याद दिलाने की जरूरत है. और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन रियली डू वंडर्स. और मैं आपको बताऊं नवीन जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट जहां भी हैं पूरे विश्व में, उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है और दे हैव कंट्रीब्यूटेड लाइक एनीथिंग. केवल और केवल गल्फ कंट्रीज में 50,000 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. अभी हम जब बात कर रहे हैं, अभी रूस और यूक्रेन की वार हो रही है और कुछ गल्फ कंट्रीज की तरफ से या अरब कंट्रीज की तरफ से कुछ इस तरीके का इंडिया को टारगेट किया गया. लेट मी टेल यू, मैं आपको बताऊं, आज इंडियंस इस पोजीशन में है, इंडिया इस पोजीशन में है कि इंडिया के बिना ये विश्व चल नहीं सकता. इंडियन प्रोफेशनल्स के बिना ये विश्व चल नहीं सकता. इंडियन इंडस्ट्रीज के बिना ये विश्व नहीं चल सकता. इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बिना ये वर्ल्ड इकोनॉमी नहीं चल सकती. तो वी आर प्रैक्टिकली इन ए गाइडिंग पोजीशन इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो मुझे लगता है हमें इस चीज का गर्व होना चाहिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और इंडियंस आर देयर इन ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और अगर वर्ल्ड की इकोनॉमी को ठीक तरीके से कोई चला रहा है तो उसमें इंडियंस प्रोफेशनल का और इंडिया के इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल है. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा.
और क्योंकि हम मधुरिमा जी का इंतजार कर रहे थे इसलिए मैंने ज्यादा बोला, मुझे कहीं दिखाई नहीं दी वो। मैं सोचता हूँ शरद जी आप वो पीपीटी शो कर दे, हमारा अनवील कर और दे जो न्यूज़लेटर। ये 38 पेज का न्यूज़लेटर मुरादाबाद ब्रांच ने निकाला है, मुरादाबाद ब्रांच ने प्रूव किया है दैट स्मॉल इज ब्यूटीफुल है। ये केवल कहने की बात नहीं है, उन्होंने करके दिखाया है। हालांकि मुरादाबाद एक पुराना साम्राज्य है, राज्य है, और हम सब लोग उसकी प्रजा रहे हैं, पर फॉर वन रीजन और अनदर मुरादाबाद में कंपैरेटिवली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम है, क्योंकि इनकी मोनोपोली चलती है और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आने नहीं देते, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ से बनते हैं उन्हें दिल्ली गाजियाबाद वगैरह भेज देते हैं, जिससे इनकी बात शायद कायम रहे। पर बट उसके बावजूद मुरादाबाद ब्रांच ने ये दिखाया है कि कैसे क्वांटिटी इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, क्वालिटी इज इम्पोर्टेंट। और उन्होंने 38 पेज का जो न्यूज़लेटर निकाला है, मुझे लगता है पूरे सेंट्रल रीजन में एक आध दो कोई ब्रांच हो जो इतने बड़े लेवल पे कोई न्यूज़लेटर निकाल रही हो, तो मुझे पता नहीं। Otherwise, Muradabad branch is that branch which is going to be the best branch, not only of the central region, but we wish that Muradabad branch is going to be the best branch of the entire country. All the best to Team Muradabad and all the members of Muradabad branch. Thank you, sir. Thank you. Saraj ji, I think we can launch the newsletter of the Muradabad branch. Can you? And you see, this is the newsletter of the Muradabad branch. Quickly, I think we will reach to each and every page. That is page 1. When we got the recognition at our orientation program at Lucknow, and then we were having the meeting, the newly elected committee of the Muradabad branch, and you will see each and everything which is possible in this newsletter. So kudos to Muradabad branch. आगे के पेज भी जल्दी जल्दी दिखा दीजिए. This is the team Muradabad. Next. These are the messages. बहुत तेजी से दिखा दीजिए. मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी मेहनत की गई है इसमें. ये these are the articles of the Muradabad branch on the contemporary topics, and income tax and GST compliance is there by Abhinav Agrawal ji. And then we are having all the things which are required for the members and students. So it is going to be very very important. और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको सेव करके रखें हमारे सारे मेंबर्स, और इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. और ये केवल ऐसा ना हो कि हमने पहला ये एडिशन निकाला, ये लगातार इसमें उत्तरोत्तर प्रगति होनी चाहिए और ज्यादा फ्रूटफुल होना चाहिए मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए. और जिस तरीके से बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट सोसाइटी का जर्नल होता है, उसी तरीके से मुरादाबाद ब्रांच का न्यूज़लेटर हो, इस तरीके का हमारा टारगेट होना चाहिए. दिस द ग्लिम्पस ऑफ वुमेन्स डे सेलिब्रेशन ऑन 10th March. So I think this otherwise what happens कि आपके फोटो खिंच जाते हैं, उनका पता नहीं लगता कहाँ है फोटो. तो कम से कम इस न्यूज़लेटर के माध्यम से we can have the access to the photos. और एक बार वो लाइब्रेरी में permanently the 21st World Congress of Accountants is going to be held in Mumbai for the first time in the history of the Institute of Chartered Accountants of India. I will request all our members to be the part of that World Congress. It is going to be a historical moment for our country, for the Institute of Chartered Accountants of India. So congratulations, all the best to all our honorable members and team Muradabad for this great achievement. Kudos. I request Divesh Goyal sir to start the session, sir, please. Thank you so much, Naveen ji. So, good afternoon, everyone. First of all, I would like to thanks to the Naveen ji and Muradabad chapter for again giving me an opportunity to interact with all of you. Last time when we have interaction in the webinar, that was really a great experience. That's why इस बार जब नवीन जी ने पूछा तो I was ready at that time कि yes, anytime you will say I'm ready to serve to the Muradabad chapter. And thank you so much, Anuj ji. It's been long time I'm meeting to the sir. Even I'm meeting him in webinar. It's a long time I met him last time. So definitely, as Anu sir has just shown the newsletter of the Muradabad chapter, definitely it is a great thing, sir. Because as an academic professional also, I would always say these newsletters are very important for sharing of the knowledge, or we can say for increasing the knowledge of the member.
And along with that, I think these newsletter helps to other members also motivate them to write something. Because material होना सबके लिए लिखना एक ये अपने आप में एक next level of talent है. तो अगर आप अपॉर्चुनिटी दोगे तो डेफिनेटली मेंबर्स विल ट्राई टू राइट मोर. और दिवेश जी, मधुरिमा सेठी जी ने भी ज्वाइन कर लिया है, जो सेक्रेटरी है मुरादाबाद ब्रांच की, और जिन्होंने इस न्यूज़लेटर को इस रूप में लाने में मदद की है. तो मैं रिक्वेस्ट मधुरिमा सेठी जी टू से फ्यू वर्ड्स ऑन दिस ओकेजन, एंड देन आई थिंक वी विल रिक्वेस्ट दिवेश गोयल जी फॉर हिज वर्ड्स. मधुरिमा जी. Hello, good afternoon to everyone. My camera is not working. नो प्रॉब्लम. कोई बात नहीं. आपकी छवि हमारी आंखों के सामने है. मधुरिमा जी बोलिए, आप कोई बात नहीं, आप आपकी आवाज आ रही है. आई थिंक दिवेश जी, आई थिंक यू कैन कैरी ऑन. या श्योर, थैंक यू सर. आप बोल रहे हैं, आप कंटिन्यू करिए अपना सेशन. चलो ठीक है. मधुरिमा जी दो शब्द बोल दीजिए आप, फिर दिवेश जी विल टेक ओवर. बिल्कुल. Over to Divesh Goyal ji. Thank you, sir. Thank you. So today the topic which is assigned to me by the Naveen ji is deposits and loans. I must say, as a professional, as a company secretary, as a chartered accountant, कि जब भी बात आती है loans की और deposits की, तो मेरे according these are the one of the most important topic for us. चाहे हम audit की बात करें, चाहे हम compliances की बात करें, और ये ऐसे topics है, मतलब I can say कि there are a lot of queries there in the professionals, lot of issues, lot of we can say interpretational issues are there. So ये एक ऐसा topic है, आप throughout the year कभी भी उठा लीजिए. Every time I think member will be ready to discuss on this topic, because कंपनी लोग की जब मैं बात करता हूँ ना, मेरा मानना है कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है फंड की. फंड आते हैं चाहे रेवेन्यू से, चाहे कैपिटल से या लोन से. तो दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ बिजनेस. तो इसलिए लोन की जब बात आती है ना, लोन में बहुत सारी चीजें आ जाती है. बिकॉज एक जो स्पेसिफिकली एज अ कंपनी सेक्रेटरी अगर मैं बात करूं और एज अ पार्ट ऑफ द मैनी कमिटी ऑफ द मिनिस्ट्री अगर मैं बात करूं कि मिनिस्ट्री का एक लोन वाले ट्रांजेक्शन से कुछ नेक्स्ट लेवल ही प्यार है. मतलब इतना ज्यादा कंसर्न रहते हैं वो इन लोन के टॉपिक को लेके, डिपॉजिट के ट्रांजेक्शंस को लेके. तो जनरली आई एम सेइंग कि दे आर हैविंग द नेक्स्ट लेवल ऑफ लव विद दिस टॉपिक्स लाइक लोन, डिपॉजिट. तो जब मिनिस्ट्री को किसी चीज से ज्यादा प्यार होता है ना, तो प्रोफेशनल के लिए वो एक प्रॉब्लम हो जाता है प्रैक्टिकली. मतलब प्रोफेशनल हैव टू गिव मोर कंसर्न ऑन दोस थिंग्स सो दैट एवरीथिंग विल बी गोन इन अ राइट मैनर. बिकॉज आप देखिए, अगर लोन की बात करते हैं, जनरली जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम हर जगह लिखते हैं, प्रॉपर डिस्क्लोजर देते हैं कि कंपनी ने कहां से लोन लिया है, कहां पैसा कंपनी ने दिया है. बट इवन अलोंग विद दिस 2020 में मिनिस्ट्री ने डीपीटी 3 फॉर्म इंट्रोड्यूस कर दिया. अब देखा जाए, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, कि अब डीपीटी 3 फॉर्म लॉन्च करने से आप देखोगे तो क्या किया मिनिस्ट्री ने. प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ने फोकस कर लिया डिपॉजिट्स के ऊपर, प्रैक्टिकली मिनिस्ट्री ने फोकस कर लिया कि लोन्स के ऊपर, कि कंपनी प्रॉपर रिपोर्टिंग कर रही है या नहीं कर रही है लोन्स की, कि कंपनी ने जितने भी लोन्स दिए हैं उनके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्टिंग लेवल चल रहा है या नहीं चल रहा है. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मिनिस्ट्री इज वेरी मच कंसर्न अबाउट द लोन्स एंड डिपॉजिट्स. एंड इस पे कंसर्न का रीजन भी क्या है कि हमें पता है एज अ प्रोफेशनल कि लोन्स एंड डिपॉजिट में बहुत सारे फ्रॉड्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है. तो जहां पे समटाइम क्या होता है कि प्रोफेशनल के लिए भी डिफिकल्टीज हो जाती है उन चीजों को मेटअप करना. और जिस लेवल पे हमें पता है कंपनीज एक्ट में आजकल अमेंडमेंट आते हैं, जिस स्पीड से कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आते हैं, तो समटाइम इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ प्रोफेशनल कि हम हर टाइम अपने आप को अपडेट रख सके कि क्या अमेंडमेंट आए हैं, क्या चीजें चेंज हुई है. तो उन सभी चीजों के ऊपर फोकस रखने के लिए आई थिंक दिस टाइप ऑफ वेबिनार्स आर रिक्वायर्ड. Even I have requested to Naveen ji also कि whenever there will be now seminar, I will be there, so I can have a personal interaction with all the members. So एक चीज जो वेबिनार और सेमिनार में एक छोटा सा डिफरेंस क्या आता है कि सेमिनार में आपका इंटरेक्शन ज्यादा होता है. तो आज इस वेबिनार को भी ना हम लोग सेमिनार की तरह ही कंसीडर करेंगे. सो आई हैव वन रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि ड्यूरिंग द वेबिनार आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है,
बिकॉज जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं ना, आई नो कि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे डाउट होंगे सभी को. फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क योर डाउट, बिकॉज जितना फ्रीली आप अपने क्वेश्चन और डाउट पूछेंगे ना, उतना बेटर, उतना मतलब आई कैन से उतना इजी हम इस टॉपिक को ज्यादा डिस्कस कर पाएंगे. सो प्लीज ट्राई कीजिएगा कि जितना इजी हम जितना ज्यादा डिस्कस कर पाए, क्योंकि उतना ज्यादा क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चंस मेरे अकॉर्डिंग क्या होता है, जब भी सेशन लेता हूँ ना, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट द क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस आने चाहिए. क्वेश्चंस आएंगे तो उससे एक चीज क्लैरिटी मिलती है कि हाँ आप लोग सब सुन रहे हो मेरा सेशन और आप लोगों को मेरा सेशन समझ आ रहा है. सो अगेन आई एम सेइंग कि प्लीज फोकस ऑन द क्वेश्चन, और क्वेश्चंस में किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आप फ्रीली मेरे से पूछ सकते हैं, फ्रीली मेरे से डिस्कस कर सकते हैं. तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है, हम डिस्कशन अपना स्टार्ट करते हैं ऑन दिस टॉपिक ऑफ द डिपॉजिट्स. तो पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द लोन, एक्सेप्टेंस ऑफ द लोन बाय द कंपनी. अब जब एक्सेप्टेंस की बात आती है ना, तो एक्सेप्टेंस की जब भी बात आती है तो एक छोटी सी चीज मेरे माइंड में हमेशा आती है कि एक्सेप्टेंस ऑफ लोन की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा हमारे पास एक चीज होती है, दैट इज DPT3. बिकॉज एक्सेप्टेंस ऑफ लोन के लिए तो आपको हमेशा DPT3 को यूज करना ही पड़ेगा, DPT3 की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. विदाउट DPT3 रिपोर्टिंग आप एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट तो नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते. So let me just share my screen and start on discussion on the one by one on the point. Hope my screen is properly visible to everyone. Okay. So सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है permissible deposit for private companies. Why I have used private company word यहाँ स्पेसिफिकली यूज किया है. यहाँ पे स्पेसिफिकली प्राइवेट कंपनी यूज करने का मतलब क्या है, प्राइवेट कंपनी वर्ड, बिकॉज सी वी ऑल आर द प्रोफेशनल, वी ऑल आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी. अगर हमें पता है इंडिया में मोस्टली देयर आर द प्राइवेट कंपनी, ऑलमोस्ट 80% कंपनीज आर द प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज. इफ यू आर ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप 20 कंपनीज के स्टैट्यूटरी ऑडिटर होगे तो हो सकता है उसमें से 17 या 18 कंपनीज प्राइवेट कंपनी हो. तो सबसे ज्यादा फोकस हमेशा होता है प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कि वी मस्ट अंडरस्टूड द प्राइवेट कंपनीज, कि प्राइवेट कंपनीज कहां से लोन ले सकती है, कहां से लोन नहीं ले सकती. तो आज मैं थोड़ा ना बेसिक में जाता हूं. जब भी हम डिपॉजिट की बात करते हैं ना, तो एक बेसिक आइडिया तो हम सभी को होता है डिपॉजिट क्या होता है, क्या नहीं होता, कहां से पैसा ले सकते हैं, कहां से नहीं ले सकते हैं. अगर मैं एक क्वेश्चन आप सभी से पूछूं कि सोर्स क्या है, अगर एज अ प्रोफेशनल, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे चेक करना है कि कंपनी कहां से लोन ले सकती है, तो हम कहां से चेक करेंगे? डोंट से एक्ट में तो हम चेक करेंगे, बट एक्ट में पर्टिकुलर कहां से हम चेक करेंगे कि हम प्रॉपर्ली देख पाए कि क्या डिपॉजिट्स है, क्या लोन है, कहां से कंपनी ले सकती है, कहां से कंपनी नहीं ले सकती. तो उसके लिए मैं बोलूंगा कंपनीज एक्ट में डिपॉजिट की डेफिनेशन दी हुई है. डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और लोन और इन एनी अदर फॉर्म by a company, but does not include such category of amount as may be prescribed in the consultation with Reserve Bank of India. So general language में अगर मैं बात करता हूँ ना, all the loan except by the company, all the loan except by the companies are deposits. कोई भी लोन कंपनी लेती है ना, चाहे वो डायरेक्टर, शेयर होल्डर, बैंकर, आउटसाइडर, every loan is a deposit. But now the question arise कि कौन से ऐसे लोन है कि जो डिपॉजिट तो है बट जो कंपनी को लेना अलाउड है. उसके लिए ना मैं आज अपनी प्रेजेंटेशन से ज्यादा मैं आप लोगों को कंपनी लॉ से ही डिस्कशन करना चाहूंगा. सेक्शन 21C, रूल 21C ऑफ द कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014. जो ये रूल्स है ना, ये रूल मेरे अकॉर्डिंग आप सभी को पता होना चाहिए. अगर ये रूल आपको पता है ना, तो आपको कभी भी इस चीज में डिफिकल्टी नहीं आएगी कि कंपनी को कहां से लोन लेना अलाउड है, कहां से लोन लेना अलाउड नहीं है. जैसे अगर फॉर एन एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आप सभी से, क्या प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है? कितना भी ले सकती है? दिस इज अ क्वेश्चन. क्या प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर से एन अमाउंट ऑफ लोन ले सकती है, या कोई लिमिट या कोई कंडीशन है? सी टुडे आज का जो अपना सेशन है ना, वो फुल ऑफ क्वेश्चंस होगा. मैं भी क्वेश्चंस पूछूंगा बिकॉज तभी हेल्प होगी हमें डिस्कशन करने में. ओके, वन आंसर, आई हैव रिसीव्ड नो लिमिट. कोई कंडीशन है डायरेक्टर से लोन लेने पे?
आज आप एक डायरेक्टर से लोन लेते हो तो उसके ऊपर कोई क्या कंपनी लॉ में कोई कंडीशन है कोई उसके ऊपर? Okay, someone has answered no condition on the private company. Okay, any other person I can see? Well, I can see 150 members are there, so I can accept 4 or 5 more replies. कि प्राइवेट कंपनी अगर डायरेक्टर से लोन लेती है तो उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई कंडीशन है या नहीं है? आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट द रिस्ट्रिक्शन, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द कंडीशन. कोई कंडीशन नहीं है. आज मैं एक कंपनी का डायरेक्टर हूं, आप उस कंपनी के ऑडिटर हो, मैं कंपनी को 1 करोड़ का लोन देता हूं, तो इज इट अलाउड? या आप उसके लिए एज अ ऑडिटर आप कोई टॉपिक कोई डॉक्यूमेंट चेक करोगे? Yes, one answer I have received. Director should not take it from any other person. See, जनरली क्या होता है कि एज अ ऑडिटर मैं बात कर रहा हूं, मैं आज का सेशन ना टॉपिक को लूंगा ऑडिटर पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा. अब एज अ ऑडिटर क्या होता है, जब हम ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की और डायरेक्टर ऑडिटर रिपोर्ट बनाते हैं, तो हमें स्पेसिफिकली डिपॉजिट के क्लोज पे डिस्क्लोजर देना होता है. क्या कंपनी ने सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया, जो हमारे कारों में भी होता है. तो अब जब पॉइंट आता है ना, क्या कंपनी ने सेक्शन 73 टू 76 का कंप्लायंस किया है या नहीं किया है, ऑडिटर को स्पेसिफिकली रिपोर्ट करना पड़ता है इस पे. अब ऑडिटर कैसे इस पे रिपोर्ट करेगा, जब तक ऑडिटर खुद इस चीज को एनालाइज करना नहीं सीखेगा या एनालाइज नहीं कर पाएगा कि लोन ले कहां से सकते हैं. तो फॉर एन एग्जांपल, ये डिपॉजिट की डेफिनेशन है. डिपॉजिट इंक्लूड एनी रिसिप्ट ऑफ मनी बाय वे ऑफ डिपॉजिट और इन एनी अदर फॉर्म ऑफ अ कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड. जो ये छोटा सा वर्ड है ना जो मैंने हाईलाइट किया है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आप सभी लोगों के लिए. आज के बाद आपको इस चीज में कभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एक कंपनी कहां से लोन ले सकती है और कहां से नहीं ले सकती है. जो हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, आपको इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है. आपको जस्ट ये डेफिनेशन ओपन करनी है. इस डेफिनेशन में यहाँ लिस्ट है बट डज नॉट इंक्लूड. इस लिस्ट में आप देखोगे ना, इस लिस्ट में कितने पॉइंट है, टोटल 18 पॉइंट है. इन 18 पॉइंट्स में जो जो लिखा हुआ है उन पर्सन से एक कंपनी इजीली लोन एक्सेप्ट कर सकती है. कंपनी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो इन 18 लोगों से कंपनी इजीली लोन एक्सेप्ट कर सकती है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. ये 18 टाइप ऑफ वी कैन से एंटिटीज है, 18 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन है जहां से कंपनी लोन रिसीव कर सकती है. तो आज के बाद पहली चीज कोई पूछे कि प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जो मर्जी, अगर उसको कहीं से लोन लेना है वो अलाउड है या नहीं, तो आपको पैनिक नहीं होना है, ज्यादा सोचना नहीं है. आपको जस्ट ये डेफिनेशन खोलनी है और चेक करना है कि इन 18 पॉइंट में वो पर्सन फॉल करता है या नहीं. इन 18 में से किसी एक भी पॉइंट में वो पर्सन फॉल करता है जिससे हमें लोन लेना है, यू कैन इजीली से कि यस इट इज अलाउड फॉर द कंपनी टू टेक लोन. अब जैसे सबसे पहले हमने बात की थी लोन फ्रॉम डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर से लोन ले सकते हैं क्या? अब वो लिखा कहाँ है, वो यहाँ देखो 8 नंबर पॉइंट पे लिखा है. एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ द रिसीप्ट ऑफ अमाउंट वाज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. कहीं और नहीं लिखा. पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लो, आपको कहीं नहीं मिलेगा कि डायरेक्टर से लोन ले सकते हो कि नहीं ले सकते, बट यहाँ लिखा है डिपॉजिट की डेफिनेशन में 8 नंबर पॉइंट पे लिखा है एनी अमाउंट रिसीव फ्रॉम अ पर्सन who at the time of receipt of amount was a director of the company. So यहाँ से हमें आइडिया लगता है कि यस प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, वो अपने डायरेक्टर से लोन ले सकती है. अदरवाइज आप पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लीजिए, आपको कहीं पे ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलेगा. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही है कि हमें पता कैसे चले. बिकॉज सी ऐसा नहीं हो सकता कि हर टाइम हमें हर चीज याद हो. एवरी टाइम एवरीथिंग वी कैन नॉट रिमेम्बर. हमें कंपनीज एक्ट भी देखना, हमें जीएसटी भी देखना, हमें इनकम टैक्स भी देखना है, हमें अदर वर्क्स भी करने. तो हर टाइम हर चीज याद नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट हमें सोर्स तो याद हो सकता है ना कि सोर्स क्या है. कि आज हमें चेक करना है तो चेक कहाँ से करना है, तो चेक करना है हमें डिपॉजिट की डेफिनेशन में कि जो जो डिपॉजिट की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है वहां से हम लोन ले सकते हैं. अब देखो प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर फ्रॉम हुम मनी इज रिसीव्ड furnished to the company at the time of giving of money a declaration in the writing to the effect that the amount not to be given from the fund acquired by the borrowing. अब क्या है कि जनरली अब हम ऑडिट के टाइम क्या करते हैं, ऑडिट के टाइम हम देखते हैं कंपनी की ऑडिट कर रहे हैं, कंपनी ने डायरेक्टर से लोन लिया है, हम डायरेक्टली लिख देते हैं डायरेक्टर से लोन लिया, ये तो अलाउड है. बट नहीं,
सिर्फ डायरेक्टर वर्ड देख के कि डायरेक्टर से लोन लिया है और बोल देना कि अलाउड है, बिल्कुल भी सही नहीं है। बिकॉज डायरेक्टर से लिया है ओके, बट उसके बाद आपको चेक करना है कि जो डायरेक्टर से आपने लोन लिया है, क्या कंपनी ने कोई डिक्लेरेशन ली है डायरेक्टर से कि इसका ओन फंड है। एज अ ऑडिटर मैं बोलूंगा, जब तक मैं डिक्लेरेशन नहीं देखता मैं कैसे बोल सकता हूँ कि कंपनी ने कंप्लायंस किया और कंपनी ने प्रॉपर लोन लिया है। बिकॉज जब तक मेरे हाथ में डिक्लेरेशन नहीं है जिसमें डायरेक्टर ने लिखा हो कि ये मेरा ओन फंड है, एज अ ऑडिटर आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लोन। अगर डायरेक्टर नहीं देता डिक्लेरेशन तो मेरे अकॉर्डिंग आपको ऑडिटर रिपोर्ट में क्वालिफाई करना चाहिए कि कंपनी हैव टेकन द लोन फ्रॉम डायरेक्टर बट डायरेक्टर हैव नॉट गिवन द डिक्लेरेशन, दैट्स व्हाई दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ डिपॉजिट। और एक बार जैसे डिपॉजिट बन जाएगी ना कोई चीज, तो लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन, लॉट ऑफ पेनल्टीज आर देयर ऑन द कंपनी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट लेना अलाउड ही नहीं है। अगर कोई ऐसा लोन प्राइवेट कंपनी लेती है जो डिपॉजिट बन जाता है, तो लॉट ऑफ पेनल्टी, लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर ऑन द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आर वी क्लियर दिस पॉइंट? अब मैं आता हूं थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के ऊपर। तो हमने लिखा प्राइवेट कंपनी कहां से लोन ले सकती है। पहली हमने बात की डायरेक्टर। डायरेक्टर में दो चीजें हैं क्लियर करने वाली। अब मैं आता हूं नीचे अपने पॉइंट्स पे। अब डायरेक्टर के टाइम एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब लोन लिया था उस दिन तो वो पर्सन डायरेक्टर था। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो पर्सन डायरेक्टर नहीं है, रिजाइन कर गया। क्या ये लोन अलाउड माना जाएगा या नहीं? जिस दिन लोन लिया था उस दिन वो पर्सन डायरेक्टर था। तो समवन मेंशन कि यस इट विल बी कंसीडर्ड एज अलाउड। तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आपको जब ये देखना है ना लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, तो सिर्फ एज अ ऑडिटर की अगर बात करूं तो एक ही चीज चेक करनी है कि जिस दिन लोन लिया था उस दिन वो पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। चाहे नेक्स्ट डे भी रिजाइन कर दे, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, जिस दिन लोन लिया था उस दिन वो पर्सन डायरेक्टर होना मैंडेटरी है, तभी लोन अलाउड है, अदरवाइज लोन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो दो चीजें हो गई। एज ऑडिटर हमें चेक करना है कि लोन की डेट पे वो पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। सेकंड, उस पर्सन ने डिक्लेरेशन देनी होना चाहिए कि दिस इज फ्रॉम माय ओन फंड, नॉट फ्रॉम द बोरोड फंड। अब दूसरा आते हैं, क्या कंपनी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लोन ले सकती है? कैन कंपनी टेक लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स? देखो, आप सभी को मेरा साथ देना पड़ेगा, आंसर देने पड़ेंगे, तब हम उस चीज को आगे जल्दी जल्दी क्लैरिफाई कर पाएंगे। तो मेरे पास दो आंसर आए हैं, एक आया नो, एक आया यस। बाकी किसी और का कोई व्यू? क्या कंपनी डायरेक्टर हो सके रिलेटिव से लोन ले सकती है? एक और आंसर यस। सो प्रैक्टिकली क्या है, कंपनीज एक्ट की जब बात करते हैं ना, पूरा कंपनीज एक्ट पढ़ लीजिए। पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं भी नहीं लिखा कि कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। बट प्राइवेट कंपनी को ना कुछ एग्जम्पशंस मिली है कंपनीज एक्ट में। 5 जून 2015 5 जून 2015 को ना एक नोटिफिकेशन आया था मिनिस्ट्री का। उस नोटिफिकेशन में मिनिस्ट्री ने बोला था कि प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट लोन फ्रॉम द रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे देखो हमने डिवाइड कर दिया, पब्लिक हो तो आपको डायरेक्टली अलाउड नहीं है, आपको बहुत सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। जैसे देखो, मैं एक छोटी सी चीज पहले बता देता हूँ। जनरली अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी कहाँ से लोन ले सकती है। अगर हम बात करें पब्लिक कंपनी, तो जनरली क्या होता है, पब्लिक कंपनी को सभी जगह से लेना अलाउड होता है, पर उसके लिए उसको सेक्शन 73 के कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। बहुत सारे प्रोसेस है, बहुत सारी गाइडलाइंस है, वो सेक्शन 73 की उन्हें फॉलो करनी पड़ती है। बट प्राइवेट कंपनी को तो अलाउड ही नहीं है। प्राइवेट कंपनी के साथ तो क्या होता है कि इन्हें तो अलाउड ही नहीं है। तो दैट्स व्हाई हम प्राइवेट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि पब्लिक को अलाउड तो होते हैं, बट उन्हें प्रोसेस करना पड़ता है, कंप्लायंस करने पड़ते हैं। अब देखिए, अब मैंने पूछा था रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर, तो पूरे कंपनीज एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर के रिलेटिव से लोन ले सकती है। बट 5 जून 2015 को जो नोटिफिकेशन आया ना, उसमें मेंशन किया कि हाँ, प्राइवेट कंपनी कैन टेक लोन फ्रॉम देयर डायरेक्टर्स। आई थिंक किसी का स्क्रीन शेयर हो गया है, मिस्टर ध्रुव अरोड़ा। ध्रुव जी, आप अपनी स्क्रीन प्लीज ये स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दीजिए।
अब रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स की जब बात करते हैं, डायरेक्टर्स की रिलेटिव्स की जब बात करते हैं, अब इसमें सेकंड पॉइंट आता है, अभी हमने डिस्कस किया ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन दी कि आप अपने रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर लोन दे सकते हैं। अब कितनी लिमिट तक का? अब रिलेटिव्स में भी क्वेश्चन आता है किस लिमिट तक का? सर अब आप कर लीजिए, मैं ब्लॉक फिर स्टॉप कर देता हूँ, आप स्क्रीन शेयर कर लीजिए प्लीज। श्योर। अब बात आती है रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर। रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से आप कितनी लिमिट तक का लोन ले सकते हो? तो जब रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर की बात होती है ना, तो सेम कंडीशन जो डायरेक्टर पे लगती है वही रिलेटिव पे लगती है कि आप कितना भी ले सकते हो, बट आपको एक डिक्लेरेशन लेना पड़ेगा, इट इज फ्रॉम देयर ऑन फंड। सो दो हमने क्लियर कर लिए। अब देखिए पोजीशन क्या है, रिलेटिव से ले रहे हो डायरेक्टर से, हमें पोजीशन देखनी है कि जिस दिन लोन लिया है उस दिन वो पर्सन डायरेक्टर होना चाहिए। Director will submit a declaration with the company that amount is not being from out of fund required by him from borrowing. So company can accept any amount of the loan from the director. अब रिलेटिव कौन कौन हो सकते हैं? देखो क्वेश्चंस में क्वेश्चंस निकलेंगे, बिकॉज हमें आज का जो टारगेट है ना, जो नवीन जी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है मुझे कि नहीं आज तो क्लियर करके ही जाना है। अब आता है कि रिलेटिव कौन हो सकते हैं। तो जब रिलेटिव की बात करते हैं ना, तो जो कंपनीज एक्ट में रिलेटिव की डेफिनेशन है ना, हमें वो फॉलो करनी है। हमें रिलेटिव की डेफिनेशन हमें कंपनीज एक्ट की फॉलो करनी है। तो अब देखो, अभी हमने बोला कंपनी डायरेक्टर से लोन ले सकती है, कंपनी रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से लोन ले सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट का हर साल मेरे पास क्वेश्चन आता है, अब वो क्वेश्चन है कि कंपनी क्या एचयूएफ से लोन ले सकती है? एचयूएफ कौन सी एचयूएफ में बोल रहा हूँ? एचयूएफ में सारे कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या एचयूएफ जो है कंपनी के डायरेक्टर्स की है और उनके फैमिली मेंबर्स मतलब उनके रिलेटिव्स हो गए। अब क्वेश्चन आता है कैन कंपनी टेक लोन फ्रॉम द एचयूएफ ऑफ डायरेक्टर? एक आंसर आया नो। ओके, किसी और का कोई और व्यू? क्योंकि सर देखो आप सब चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, ये क्वेश्चन आपको हर साल डीपीटी 3 फाइल करते वक्त बैलेंस शीट बनाते वक्त आता होगा, क्योंकि हर साल मेरे पास कम से कम 400 से 500 बार ये क्वेश्चन आता ही आता है कि एचयूएफ से लोन लिया है वो अलाउड है या नहीं है। That's why I'm asking to all of you कि लोन फ्रॉम एचयूएफ इज अलाउड और नो? अभी मेरे पास दो आंसर आए हैं नो, एक आंसर आया है यस। कोई व्यू किसी और का? एक और आंसर आया यस कि एचयूएफ से ले सकते हैं। ओके, एक और आंसर आया कि अलाउड है एचयूएफ से लोन लेना। ग्रेट। देखो अभी हमने बात की कंपनी लोन ले सकती है डायरेक्टर से, कंपनी लोन ले सकती है डायरेक्टर के रिलेटिव से, और रिलेटिव की डेफिनेशन में हाँ someone has mentioned yes as it is also relative। अब मैं मेरे पॉइंट पे आता हूँ। रिलेटिव की डेफिनेशन में एचयूएफ इंक्लूड नहीं होता है। कंपनीज एक्ट की जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उसमें एचयूएफ इंक्लूड नहीं होता है। प्लीज फोकस ऑन दिस थिंग कि उसमें एचयूएफ इंक्लूड नहीं होता है, उसमें इंक्लूड होता है मेंबर ऑफ एचयूएफ। एचयूएफ इंक्लूड नहीं है। सो वन थिंग बी क्लियर कि प्राइवेट कंपनी को एचयूएफ से लोन लेना अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी एचयूएफ से लोन नहीं ले सकती। एचयूएफ के मेंबर से ले सकती है, मेंबर ऑफ एचयूएफ है वो हमारे रिलेटिव है, बट एचयूएफ रिलेटिव नहीं है। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट टेक लोन फ्रॉम द एचयूएफ। किसी का कोई क्वेश्चन कोई डाउट तो प्लीज साथ में पूछ लेना, देखो जैसे 3-4 लोगों के मुझे क्वेश्चंस मिले हैं कि एचयूएफ ऑफ डायरेक्टर, हाँ एचयूएफ डायरेक्टर की है तो भी वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आती है। एचयूएफ के मेंबर आएंगे बट एचयूएफ नहीं आएगी। सो एचयूएफ से लोन लेना कंपनीज एक्ट में अलाउड नहीं है, वेरी मच रिस्ट्रिक्टेड। बिकॉज प्राइवेट कंपनी अगर एचयूएफ से लोन लेती है तो वो नॉन डिपॉजिट नहीं, वो डिपॉजिट माना जाएगा। और एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, प्राइवेट कंपनी को डिपॉजिट लेना अलाउड नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी ने जैसे ही एचयूएफ से लोन लिया तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन प्राइवेट कंपनी के ऊपर, बहुत सारे नॉन कंप्लायंस प्राइवेट कंपनी के कंसीडर हो जाएंगे। सो होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है? पहले मैं सबसे पहले जनरली जब भी सेशन लेता हूँ इन 3 ही पॉइंट को पकड़ता हूँ। क्या प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन ले सकती है?
Now I'm waiting for your answers. कि एक आंसर आया yes. प्राइवेट कंपनी रिलेटिव से लोन ले और शेयर होल्डर से ले सकती है, तो काफी सारे आंसर आए हैं yes. ओके चलो ये मान लेते हैं ले सकती है, तो किस लिमिट तक ले सकती है? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज हर साल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से कितना लोन ले सकती है। ओके समवन मेंशन सब्जेक्ट टू सैंक्शन लेटर फ्रॉम बैंक। नहीं सर, बैंक से नहीं लेना, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि शेयर होल्डर से लोन, कि शेयर होल्डर से लोन ले रहे हैं तो शेयर होल्डर कंपनी को कितना लोन दे सकता है, उसमें बैंक का कोई रोल नहीं आएगा। ओके समवन मेंशन अप टू हिज शेयर होल्डिंग। ओके एनी अदर व्यू? बिकॉज अभी आज 10 जून है, हमें 30 जून तक डीपीटी 3 फाइल करना होता है, और डीपीटी 3 में हमें यही सारा बाइफिकेशन देना होता है कि मान लो हमने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ है, किस किस से लिया हुआ है, क्या ये अलाउड था या नहीं था। अलाउड था तो नॉन डिपॉजिट में, और अलाउड नहीं था तो डिपॉजिट में। अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड। ओके 2 आंसर आई हैव रिसीव्ड कि जितना शेयर हेल्ड किया होता है उतना अलाउड होता है। ओके अब थोड़ा सा चलो, पहली चीज मैं बता देता हूं कि जो ये अपनी डिपॉजिट की डेफिनेशन है ना, जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ये वाली, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि शेयर होल्डर से लोन लेना अलाउड है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से लोन नहीं ले सकती। बट देन प्राइवेट कंपनी के लिए जो 5 जून 2015 में एक नोटिफिकेशन आया था, उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर से लोन ले सकती है। अब कितना ले सकती है उसमें बताता हूं मैं आपको। उसमें भी ऐसा नहीं है कि ओपन एंडेड, वो यहां मेंशन है। देखो एक एक करके चलते हैं। प्राइवेट कंपनी कैन एक्सेप्ट लोन फ्रॉम शेयर होल्डर एक्सेप्ट फ्रॉम इट्स मेंबर मनी not exceeding 100% of paid up share capital, free reserve and security premium account। तो प्राइवेट कंपनी जो मैक्सिमम लोन ले सकती है अपने शेयर होल्डर से 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब प्राइवेट कंपनी में जनरली क्या होता है, लाख रुपए की कैपिटल होती है। फॉर एग्जांपल अगर रिजर्व्स भी नहीं है या जीरो है या माइनस में है, तो उस केस में क्या ये प्रोविजन बेनिफिशियल रहेगा कंपनी के लिए? अब मान लो यहां लिखा है प्राइवेट कंपनी शेयर होल्डर से सिर्फ ले सकती है 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर हमारे किसी केस में कंपनी ने इस अमाउंट से ज्यादा शेयर होल्डर से लोन ले लिया है, तो वो डिपॉजिट माना जाता है। कंपनीज एक्ट में एक कंडीशन दी है उन्होंने, एक सिचुएशन दिया है कि अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल कर देते हो ना, तो आप शेयर होल्डर से n नंबर ऑफ लोन ले सकते हो। बट अगर कंडीशन में से एक भी फुलफिल नहीं हुई तो सिर्फ 100% तक। अगर आपको 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट से ज्यादा लोन लेना है शेयर होल्डर से, तो आपको ये 3 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। नंबर 1, लोन टेकन फ्रॉम अ कंपनी विच इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ द एनी अदर कंपनी। मतलब आपकी कंपनी किसी दूसरी कंपनी की एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। बोरोइंग ऑफ द कंपनी, कंपनी की जो बोरोइंग है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी बॉडी कॉर्पोरेट से, लेस देन ट्वाइस ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर, वो पेड अप कैपिटल के ट्वाइस से कम होनी चाहिए। कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन द रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग सब्सिस्टिंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग, जब आप लोन एक्सेप्ट कर रहे हो उस टाइम कंपनी ने कोई बोरोइंग्स के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हो तो आप शेयर होल्डर से जितना चाहो उतना लोन ले सकते हो। इनमें से एक भी कंडीशन अगर ऐसी हुई कि आप फुलफिल नहीं करते, तो आप शेयर होल्डर से जो लोन लेते हो वो आप 100% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और फ्री रिजर्व से ज्यादा नहीं ले सकते। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जनरली रिसीव होते हैं हमें। इस पॉइंट पे जनरली बहुत क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। अब किसी का कोई पॉइंट है इस पे? सर हम बोल के पूछ ले? हाँ हाँ बिल्कुल सर, जैसे मर्जी क्लियर।
अब जैसे मान लीजिए मेरी एक कंपनी की शेयर कैपिटल प्रीमियम एंड रिजर्व 50 लाख है हाँ और मेरा बैंक का लोन 1.5 करोड़ है, ठीक है। तो उस केस में आई कैन नॉट गो बियॉन्ड 50 लाख। देखो आपका शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व 50 लाख है और बैंक की बोरोइंग जो टर्म लोन सीसी है वो 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, तो ऑब्वियसली वो पेड अप कैपिटल के ट्वाइस से ज्यादा है। ज्यादा है। यस, तो बिल्कुल, मैं नहीं तो जा आप इन सकता। तीनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, यस, तो आपके पास जो मैक्सिमम बचता है वो ये वाली कंडीशन बचती है कि आप 100% ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व तक ले सकते हो, मतलब 50 लाख। तो उस केस में आप शेयर होल्डर से जो लोन ले सकते हो 50 लाख तक की ले सकते हो। और अगर यही लोन मेरा 90 लाख होगा तो एन अमाउंट तक मैं जा सकता हूँ। डिपेंड, देखो वहां पे जो ट्वाइस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्वाइस की बात कर रहे हैं, वहां पे रिजर्व इंक्लूड नहीं है, वहां पे सिर्फ पेड अप शेयर कैपिटल है। ओके, हाँ, राइट, यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा प्ले किया हुआ है ठीक ठीक, राइट सर, क्लियर सर। कि यहाँ सिर्फ शेयर कैपिटल है, मतलब शेयर कैपिटल हो सकता है मेरी 1 लाख हो, रिजर्व मेरे पास 50 लाख की हो, तो जब ये कंडीशन देखेंगे ना फिर वो 1 लाख का ट्वाइस 2 लाख होगा, वही 51 लाख का 1 करोड़ 2 लाख नहीं होगा। तो बहुत स्पेसिफिकली मिनिस्ट्री ने इस प्रोविजन को ड्राफ्ट किया हुआ है बहुत। तो ये हमेशा एक डाउट रहता है कि शेयर होल्डर से कितना लोन ले सकते हैं। तो आप मेरी स्क्रीन के लेफ्ट और राइट दोनों साइड देख सकते हो। अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल करो मत करो कोई मतलब नहीं है, 100% तक तो अलाउड है, सिर्फ प्राइवेट को। पब्लिक लेती है तो उसके लिए अलग कंडीशन है और उसके लिए तो बहुत अलग प्रोविजंस है। अभी हम फोकस कर रहे हैं प्राइवेट पे, तो प्राइवेट 100% तक तो इजीली ले सकती है। जैसे ही 100 से ज्यादा लेने की सोचते हो तो पहले ये 3 कंडीशन फुलफिल करो, अदरवाइज नहीं ले सकते। नाउ इट इज क्लियर? यस सर, क्लियर। अब एक किसी का क्वेश्चन था, ये मैं पूछने वाला था, थैंक यू मैम आपने पूछ लिया। इन केस ऑफ डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर आर सेम, स्टिल इज दिस लिमिट एप्लीकेबल? अब देखो क्या होता है, एक पर्सन डायरेक्टर भी है शेयर होल्डर भी है, तो जनरली क्या होता है, अभी जैसे हमने डायरेक्टर के केस में क्या बात की थी कि डायरेक्टर का खुद का पैसा होगा तभी दे सकता है, बोरोइंग नहीं होनी चाहिए। शेयर होल्डर के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, शेयर होल्डर तो कहीं से बोरो करके भी कंपनी को पैसा दे देगा तो हमें अलाउड है लेना। अब एक बात करते हैं कि मिस्टर ए है, वो डायरेक्टर भी है शेयर होल्डर भी है, अब उससे लोन लेने को हम क्या एक्सेप्ट करें? तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आता है ना, यहाँ पे जो वर्क आता है वो काम है प्रोफेशनल का। लोन फ्रॉम डायरेक्टर का कंपनी लॉ में अलग प्रोसेस है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर का अलग प्रोसेस है। जैसे लोन फ्रॉम डायरेक्टर के लिए तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में अप्रूवल चाहिए होती है, लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के लिए शेयर होल्डर मीटिंग में अप्रूवल चाहिए होती है। तो सिंपल है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपने लोन फ्रॉम शेयर होल्डर ट्रीट करना है या लोन फ्रॉम डायरेक्टर। तो उससे जो लोन लेने का प्रोसेस है ना, वही प्रोसेस फॉलो करो जो ट्रीटमेंट आपको अपनी बुक्स में दिखाना है। अगर आपको बुक्स में लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखाना है तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो प्रोसेस है वो फॉलो करो। आपको लोन फ्रॉम शेयर होल्डर दिखाना है तो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर जो प्रोसेस है वो प्रोसेस फॉलो करो। तो उस प्रोसेस के बेस पे यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि हमने लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखाया, ये शेयर होल्डर। सो इस बेस पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि लोन फ्रॉम डायरेक्टर है या लोन फ्रॉम शेयर होल्डर है। सो 3 हो गए, लोन फ्रॉम डायरेक्टर, डायरेक्टर से लोन अलाउड है, रिलेटिव और डायरेक्टर से अलाउड है और शेयर होल्डर से। चौथा आता है, एक कंपनी को बॉडी कॉर्प दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट से लोन अलाउड होता है। एक कंपनी को एक बॉडी कॉर्पोरेट से लोन अलाउड होता है, बॉडी कॉर्पोरेट से होता है। एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट एज पर एलएलपी एक्ट, एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो क्या एक कंपनी को एक एलएलपी से लोन लेना अलाउड है? क्या कंपनी को एलएलपी से लोन लेना अलाउड है? यू हैव टू आंसर। आप लोगों को सबको डीपीटी 3 फाइल करना और बैलेंस शीट बनाने की डेट भी आ रही है, तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर करना है। देखो ये डिपॉजिट की डेफिनेशन जो हमने देखा था ना, यहाँ लिखा था कि कहाँ से ले सकते हो, डज नॉट इंक्लूड। यहाँ देखो क्या लिखा है 6 नंबर पॉइंट पे, एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय अ कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी।
जब ये 1956 एक्ट था ना, यहाँ कंपनी वर्ड की जगह लिखा हुआ था बॉडी कॉर्पोरेट। तो उस टाइम तो क्या होता था, आपको दूसरी कंपनी से भी अलाउड होता था, एलएलपी से भी अलाउड होता था। 2013 एक्ट में ना यहाँ बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड को ना रिमूव करके कर दिया कंपनी। मतलब एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है तो अलाउड है, बट एक कंपनी दूसरी एलएलपी से लोन लेती है तो वो अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट कंपनी को लोन फ्रॉम एलएलपी अलाउड नहीं है। प्राइवेट कंपनी एक सिचुएशन में एलएलपी से लोन ले सकती है, अगर एलएलपी आपकी कंपनी की शेयर होल्डर है तो हम शेयर होल्डर वाले प्रोविजन में एलएलपी से लोन ले सकते हैं। किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन है? सो मेन ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? डायरेक्टर से, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर से, शेयर होल्डर से, दूसरी कंपनी से। ओके, किसी का एक क्वेश्चन आया था, वेदर एलएलपी कैन एक्सेप्ट लोन फ्रॉम अ कंपनी इन विच कंपनी इज पार्टनर। अभी हम सिर्फ लेने की बात करते हैं, देने वाले ट्रांजेक्शन को हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। तो अभी हम सिर्फ रिसीविंग की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोन टेकन की बात कर रहे हैं। तो इतना क्लियर है कि डायरेक्टर, शेयर होल्डर, रिलेटिव और कंपनी से। अब इसके अलावा जब भी एनालाइज करना हो ना, कहाँ से लोन ले सकते हैं, डेफिनेशन रीड कर लो। यहाँ देखो लिखा हुआ है, एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, any source of the central government, state government, allowed है। any amount received from the foreign government, foreign banks, multinational banks, इन सबसे allowed है। any amount received from a loan facility from any banking company, State Bank of India, any subsidiary of the bank, allowed है। any amount received from a financial institution, public financial institution, allowed है। issue against commercial paper, allowed है। any amount raised by issue of the bonds, debenture as per law, allowed है। any amount received from an employee of the company not exceeding his annual salary under a contract of the employment with the company, nature of non interest bearing security deposit। आप अपने एम्प्लॉय से सिक्योरिटी, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकते हो, बट दैट शुड नॉट बी मोर देन हिज एनुअल सैलरी। any amount draw from the promoter of the company, कुछ कंडीशन के बेस पे, any amount accepted by the निधि कंपनी, any amount received of the subscription of the chit fund company, collective investment scheme। so यहाँ पे जब भी नेक्स्ट टाइम से देखना हो कि आपकी कंपनी कहाँ से लोन ले सकती है, डिपॉजिट की डेफिनेशन को रीड करना है। बट सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन एज अ प्रोफेशनल हम देखते हैं डायरेक्टर्स के, रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर्स के, शेयर होल्डर्स के, और दूसरी कंपनी से, एलएलपी से, एचयूएफ से। तो इनको मैंने आपका क्लियर कर दिया है कि इनमें से किससे ले सकते हैं और किससे नहीं। अब मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में भी एक छोटा सा पार्ट बना के रखा है आपके डिस्कशन के लिए। सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डर से। यस, ले सकते हैं। डायरेक्टर और रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन की वो एक डिक्लेरेशन देंगे, इट इज फ्रॉम देयर ओन फंड। एम्प्लॉय से भी लोन लेना अलाउड है, बट एम्प्लॉय से सिर्फ उतना ही अलाउड है जितनी उसकी एनुअल सैलरी है, नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। एनी अदर इंडिविजुअल कंपनी कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रॉम द एनी अदर इंडिविजुअल आउटसाइडर से। समटाइम क्या आता है, मेरे पास बहुत सारे प्रोफेशनल क्वेश्चन आते हैं, सर डायरेक्टर के रिलेटिव से ले सकते हैं क्या? नहीं। तो माय आंसर इज नो। सॉरी, डायरेक्टर के फ्रेंड से ले सकते हैं क्या? नहीं। फ्रेंड इज नॉट पार्ट ऑफ रिलेटिव। रिलेटिव में कौन कौन आता है? फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, मेंबर ऑफ एचयूएफ, सन, डॉटर, सन हस्बैंड, डॉटर्स हस्बैंड, और सन वाइफ, डॉटर्स हस्बैंड। सिर्फ ये 8 और 9 ट्रांजेक्शन है जो रिलेटिव्स में आते हैं। मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा डेफिनेशन, कंपनीज एक्ट में 276 में डेफिनेशन दी हुई है, 2(76). प्रोप्राइटरशिप फर्म, अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। क्या प्रोप्राइटरशिप फर्म से लोन ले सकते हैं? डायरेक्टर की प्रोप्राइटरशिप फर्म है। देखो, डायरेक्टर की प्रोप्राइटरशिप फर्म जनरली अगर हम इनकम टैक्स की भी बात करें तो वो यही माना जाता है कि डायरेक्टर ही है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म का कोई डिफरेंट एंटिटी नहीं है, कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म से आप ले सकते हो, बट सब्जेक्ट टू कंडीशन की उस प्रोप्राइटरशिप फर्म में कहीं से लोन नहीं लिया हुआ। एचयूएफ से नहीं ले सकते। हाँ, एक कंडीशन है जब आप एचयूएफ से लोन ले सकते हो, जब एचयूएफ आपकी शेयर होल्डर हो। पार्टनरशिप फर्म से तो ले ही नहीं सकते, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ना तो आपकी शेयर होल्डर बन सकती है, और
पार्टनरशिप हम कहीं भी एग्जाम्पशन में भी फॉल नहीं करती। तो एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोगों का आता है। जनरली क्या होता है कि आपको पता है सर, आप मुरादाबाद में हो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आज भी पार्टनरशिप में वर्क करती है। वहां पे डायरेक्टर्स ने क्या है, कंपनी भी ओपन की होगी, साइमल्टेनियसली पार्टनरशिप फर्म्स भी चल रही है। तो वो जनरली पार्टनरशिप फर्म से कंपनी का लोन दे देते हैं, विच इज नॉट अलाउड। चाहे पार्टनरशिप फर्म ने सारे कंपनी के डायरेक्टर भी क्यों ना हो, बट फिर भी पार्टनरशिप फर्म से लोन लेना अलाउड नहीं है। एनी कंपनी, यस, आप किसी भी दूसरी कंपनी से लोन ले सकते हो, फ्रीली ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। बैंक से ले सकते हो, ट्रस्ट से ले सकते हो, इंडिया के बाहर से कहीं से ले सकते हो, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ले सकते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन ले सकते हो। इन पे कहीं भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दीज आर द सम सोर्सेज जहां से एज अ कंपनी आप लोन ले सकते हो। अब someone ask कि पार्टनरशिप फर्म कैन टेक शेयर ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप फर्म कभी भी शेयर होल्डर नहीं बन सकती, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ लीगल एंटिटी। तो पार्टनरशिप फर्म कभी भी आपकी शेयर होल्डर नहीं बन सकती। सो जब वो शेयर होल्डर ही नहीं बन सकती तो वो लोन भी नहीं दे सकती। सर इंटरेस्ट देना या ना देना हाँ, कंपलसरी है या चॉइस है? जैसे Okay. अभी आपने कहा एम्प्लॉय को इंटरेस्ट नॉन इंटरेस्ट बेरिंग रहेगा, मैं हाँ। देना चाहूँ। हाँ, अब देखो एम्प्लॉय वाले में तो क्या है, उन्होंने स्पेसिफिकली लिख दिया नॉन इंटरेस्ट बेरिंग। ओके तो वहां तो जब स्पेसिफिकली लिख ही दिया तो आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते। ओके बाकी में नहीं लिखा, बाकी में आपके उसके ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि आप दे रहे हो नहीं दे रहे हो। सेकंड थिंग, एज यू कैन से कि इनकम टैक्स में भी आपको फिर अगर असेसमेंट या कुछ आ जाता है तो जस्टिफाई आप कर पाओ कि अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। तो टोटली उस पे है, लॉ में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हाँ, अभी जब हम देने की बात करेंगे, अभी तो हम लेने की कर रहे हैं, जब देने की बात करेंगे वहां अलग कंडीशंस है। तो लेने में, आज मान लो कि आप कंपनी के डायरेक्टर हो, आपने कंपनी को लोन दे दिया, आप कंपनी से नहीं ले रहे इंटरेस्ट, ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है। बट हाँ, इनकम टैक्स में आप कैसे जस्टिफाई करोगे वो आपके ऊपर है। बट कंपनी लॉ में कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंपनी लॉ में अगर इंटरेस्ट फ्री आप ले रहे हो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है। सर पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर के अकाउंट को डेबिट करके कंपनी को फंड दिया गया है तो उसकी क्या पोजीशन रहेगी? देखो, अगर पार्टनर के अकाउंट को डेबिट किया है कि मतलब पार्टनर के बिहाफ पे लगा रहे हो। जी, अब देखो एंड पार्टनर इज अ डायरेक्टर। पार्टनर डायरेक्टर है, बट वो पार्टनर अगर देखो कंपनी में पैसा लगाएगा ना, वो पार्टनर ही शेयर होल्डर माना जाएगा, पार्टनरशिप फर्म नहीं मानी जाएगी। जैसे एचयूएफ के केस में तो क्या करते हैं, हम कर्ता को बना देते हैं, पर यहां नहीं होगा। हाँ, अब someone asked, trust will include private trust incorporated for any purpose? No, प्राइवेट ट्रस्ट को इंक्लूड नहीं कर रहा है यहाँ पे, पब्लिक ट्रस्ट को इंक्लूड कर रहा है, जो रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट हो, क्या आप उनसे ले सकते हो। अब someone asked whether company can become partner of partnership firm. मेरे अकॉर्डिंग, I'm not remembering right now, और मेरे अकॉर्डिंग पार्टनरशिप फर्म में सिर्फ इंडिविजुअल कैन बी पार्टनर। नो ये वाला पॉइंट मैं चेक कर दूंगा, बट उस पॉइंट पे तो मैं क्लियर हूँ कि कंपनी में पार्टनरशिप फर्म शेयर होल्डर नहीं बन सकती। कंपनी कैन बी अ पार्टनर, कंपनी कैन बी अ पार्टनर। हाँ, कंपनी कैन बी पार्टनर, सर पुनीत जी हैज ऑलरेडी सेड। सो अब लोन लेना और देने में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स थी, जो पॉइंट्स थे, वो हमने डिस्कस किए। अब मैं इसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ डीपीटी 3 फॉर्म से। बिकॉज डीपीटी 3 फॉर्म एक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेशन है बाय द कंपनी। क्योंकि क्या है, डीपीटी 3 फॉर्म अगर आप देखोगे ना, डीपीटी 3 फॉर्म जब आप बनाना शुरू करोगे, सबसे ऊपर ही पूछता है कि आप ये फॉर्म किस लिए बनाना चाह रहे हो। क्या आप ये फॉर्म डिपॉजिट के लिए बना रहे हो, क्या आप ये फॉर्म नॉन डिपॉजिट के लिए बना रहे हो। तो मतलब सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आप ये फॉर्म बना क्यों रहे हो, डिपॉजिट के लिए, नॉन डिपॉजिट के लिए, या दोनों ट्रांजैक्शन के लिए। सो क्या होता है कि जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि डिपॉजिट है या नॉन डिपॉजिट है, डीपी3 नहीं फिल कर पाएंगे। तो जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, वो जो 18 एंटिटीज है, 18 ट्रांजैक्शन है ना, वो तो फॉल करेंगे सब नॉन डिपॉजिट में। उसके अलावा या उनमें से किसी की कंडीशन फुलफिल नहीं करते हुए अगर आप लोन लेते हो तो वो सारे आएंगे नॉन डिपॉजिट में। जैसे एग्जांपल, आपने किसी एलएलपी से लोन ले लिया और एलएलपी आपकी शेयर होल्डर नहीं है, तो ये एलएलपी आपका 18 पॉइंट्स में कहीं फॉल नहीं कर रही, तो मतलब अब आपने डिपॉजिट ले लिया और आपको एज अ डिपॉजिट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग, जिस दिन आपने एज अ प्राइवेट कंपनी इस फॉर्म को डिपॉजिट पे क्लिक करके फिल कर दिया,
मतलब आपने सेल्फ डिक्लेरेशन दे दी कि मैंने कंपनी लॉ का नॉन कंप्लायंस किया है। तो मिनिस्ट्री इज प्लेइंग वेरी गुड कि उन्होंने फॉर्म ऐसा बना दिया कि आपको ऑन द फेस दिख रहा है कि मैंने एलएलपी से लोन लिया। अब एलएलपी से लोन लेना 18 पॉइंट में तो फॉल करेगा नहीं, उन 18 पॉइंट में नहीं फॉल कर रहा मतलब लेना अलाउड नहीं था, तो वो डायरेक्टली आपका फिर फॉल कर जाएगा, डायरेक्टली आपका फॉल कर जाएगा नॉन डिपॉजिट में। और जैसे नॉन डिपॉजिट हो गया वो कंपनी का एक बहुत बड़ा नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। तो ये चीज हमें बहुत स्पेसिफिकली कंसीडर करके फोकस करके चलनी है एज अ प्रोफेशनल। इस चीज पे हमें प्रॉपर अपना फोकस रखना है। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? अब देखो डीपीटी 3, थोड़ा सा मैं 10 मिनट डीपीटी 3 पे लगा के फिर सेकंड ट्रांजेक्शन पे आता हूँ। मीन टाइम अगेन आई एम सेइंग प्लीज किसी की भी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो प्लीज 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 मेंशन इन द चैट बॉक्स। डीपीटी 3 फॉर्म और डिपॉजिट का जो सारा मैटर दिया हुआ है ना सेक्शन 73 में दिया हुआ है। और कभी भी डिपॉजिट को पढ़ने के लिए ये 2 नोटिफिकेशन जो मैंने अभी भी बताए थे आपको हमेशा पढ़ने चाहिए। अब क्या है डीपीटी 3 फॉर्म, सॉरी ये वाला आर्टिकल था, हाँ डीपीटी 3 फॉर्म ये 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था और ये एवरी ईयर कंपनी को फाइल करना होता है। जो ने यहाँ लिखा हुआ है डीपीटी 3 फॉर्म, ये रूल 16 ऑफ द डिपॉजिट रूल्स में मेंशन है। इसका पर्पस क्या है? टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द डिपॉजिट रिसीव्ड बाय द कंपनी, एंटी वाइज इंफॉर्मेशन ऑफ द लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी, टू चेक द कंप्लायंसेस ऑफ सेक्शन 73। डीपीटी 3 सब कंपनीज पे लगता है एक्सेप्ट फॉर बैंकिंग कंपनी पे नहीं लगता, एनबीएफसी पे नहीं लगता, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पे नहीं लगता और गवर्नमेंट कंपनी। इन 4 टाइप ऑफ कंपनीज को डीपीटी 3 फाइल करना मैंडेटरी नहीं है। और आपको ये चेक करना है कि आपकी कंपनी को डीपीटी 3 इस साल फाइल करना है या नहीं। तो उसके लिए एप्लीकेबिलिटी के लिए कुछ पॉइंट्स आपको चेक करने पड़ेंगे। नंबर 1 कि कंपनी की बुक्स में 31 मार्च की डेट में लॉन्स होने चाहिए। 31 मार्च की डेट में कंपनी की बुक्स में लॉन्स होने चाहिए तो डीपीटी 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। या 31 मार्च की डेट में कंपनी की बुक्स में कोई एडवांस फ्रॉम कस्टमर है तो भी डीपीटी 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। या कोई डिपॉजिट लिया हुआ है, इन तीनों में से कोई भी एक ट्रांजैक्शन आपकी बुक्स में 31 मार्च को है देन डीपीटी 3 विल बी एप्लीकेबल ऑन यू। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है if company having loan only from director as on 31st March in the books, whether company have to file DPT 3 or not। अगर कंपनीज की बुक्स में सिर्फ एक ही लोन है, वो है लोन फ्रॉम डायरेक्टर जो अलाउड लोन है, तो क्या कंपनी को डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा या नहीं? एनीवन? 31 मार्च के आपने कंपनी की बुक्स देखी, उसमें सिर्फ लोन फ्रॉम डायरेक्टर है, तो क्या डीपीटी 3 फाइल होगा? द आंसर इज यस। कोई भी सिंगल रुपीज का भी लोन अगर 31 मार्च को कंपनी की बुक में खड़ा है तो उसके लिए आपको डीपीटी 3 फाइल करना पड़ेगा। फिर चाहे लोन फ्रॉम डायरेक्टर हो, लोन फ्रॉम बैंक हो, शेयर होल्डर हो, एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो, इन सभी चीजों के लिए डीपीटी 3 आपको फाइल करना पड़ेगा। सो किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, please feel free to ask such questions, such doubts. We will try our best to answer such questions. I think mostly clear are questions, but still last में 15 minutes I will keep for the discussion. तो उस टाइम पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो you guys can easily discuss with me your question and your doubts so that we can have a discussion on that. So अभी हमने बेसिक डिस्कस किया है, मतलब अगर मैं बात करूं डिपॉजिट में इतना कुछ हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगले 3-4 घंटे पे अगर डिपॉजिट पे डिस्कशन करना पड़े तो इजीली वी कैन हैव सो मच ऑफ डिस्कशन ऑन द डिपॉजिट। हाँ, एडवांस समवन आस्क्ड इज इट नेसेसरी टू फाइल डीपीटी 3 फॉर द नील? ये दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नील के केस में डीपीटी 3 फाइल नहीं होता है। नील के केस में डीपीटी 3 फाइल नहीं करना, डीपीटी 3 तभी फाइल करना है जब 31 मार्च को बुक्स में कुछ एडवांस, कुछ लोन खड़ा है तो। अब someone mention advance receive against sale of fixed asset. Sale of fixed asset के अगेंस्ट एडवांस रिसीव किया, कोई इशू नहीं है, ये अलाउड है आपको लेना, बट एडवांस का जो कॉलम होगा डीपीटी 3 में वहां तो हमें डालना ही पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अभी हमने बात किया है सिर्फ लोन रिसीव करने की, तो वन साइडेड बात की। अब हम बात करते हैं सेकंड साइडेड।
सेकंड साइड अब हम बात करते हैं लोन देने की। जब भी हम लोन देने की बात करेंगे तो हमें एक सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है सेक्शन 85। जैसा मैंने अभी बोला था, लोन लेने के लिए हमें डिपॉजिट की डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोन रिसीव करने की बात करते हो तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन ऑफ डिपॉजिट। ऐसे जब भी हम लोन देने की बात करते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेक्शन 185 ऑफ द कंपनीज एक्ट। 185 इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द लोन, बिकॉज एक सिंपल क्वेश्चन है, जब भी हमें लोन देना होता है या लेना होता है, एक ही क्वेश्चन होता है ना माइंड में कि कहां से ले सकते हैं और कहां दे सकते हैं। जैसा अभी देने के टाइम हमने डिस्कस किया, सॉरी लेने के टाइम हमने डिस्कस किया कि कहां कहां से ले सकते हैं, सेम चीज अब हम 185 में लिखा है कि कहां कहां पे दे सकते हैं, कि किस किस को आप लोन दे सकते हो। जैसे कि एग्जांपल, आप क्या अपनी कंपनी के डायरेक्टर को लोन दे सकते हो? हम कंपनी के डायरेक्टर को इजीली लोन नहीं दे सकते। पब्लिक में तो दे ही नहीं सकते हैं, प्राइवेट में फिर भी चलो कुछ कंडीशंस फुलफिल करने को उन्होंने बोल दिया है। ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर है, पार्टनर है, क्या उस पार्टनरशिप फर्म को लोन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। डायरेक्टर के रिलेटिव्स को नहीं दे सकते। सो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम जब देने की भी बात करते हैं तो कहां कहां देना अलाउड है। तो बात करते हैं सेक्शन 185 की। सेक्शन 185 बात करता है लोन टू डायरेक्टर एंड द एंटिटीज इन विच डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड। सेक्शन 185 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। सबसे अच्छी बात है, these 3 सबसेक्शन आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट सबसेक्शन। सबसेक्शन 1 अपने आप में एक पार्ट है, सबसेक्शन 2 अपने आप में एक पार्ट है और सबसेक्शन 3 अपने आप में एक पार्ट है। सो ये तीनों सबसेक्शन हम अलग अलग आज डिस्कस करते हैं। नंबर 1, सबसेक्शन 1 बात करता है, दिस सबसेक्शन स्टेट अबाउट द रिस्ट्रिक्शंस टू गिव लोन, सिक्योरिटी, गारंटी अंडर कंपनीज एक्ट। मतलब सबसेक्शन 1 बात करेगा कि कहां कहां रिस्ट्रिक्शंस है। सबसेक्शन 2 बात करता है लोन टू प्राइवेट कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट। सबसेक्शन 2 बात करता है कि अगर हमें किसी प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना है, प्राइवेट कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट को लोन देना है जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, वो सबसेक्शन 2 में लिखा है। और सबसेक्शन 3 ऐसी एंटिटीज की बात करता है जिनको लोन देना अलाउड है, जो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दोनों में ही फॉल नहीं करती है। अब 1 बाय 1 देखते हैं। सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1 बोलता है नो कंपनी, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडवांस एनी लोन इंक्लूडिंग बुक डेट्स or any guarantee or provide any security in connection with any loan taken by, ना तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई एडवांस दे सकती है, चाहे वो बुक डेट, तो ना ही कोई गारंटी या सिक्योरिटी। किस किस को नहीं दे सकती? अपने डायरेक्टर्स को नहीं दे सकती। डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर ऑफ द होल्डिंग कंपनी को नहीं दे सकती। मतलब कंपनी ए अपने डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, सिक्योरिटी नहीं दे सकती। होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर्स को भी नहीं दे सकती। एनी पार्टनर ऑफ डायरेक्टर ऑफ द लैंडेड कंपनी, डायरेक्टर के पार्टनर को भी नहीं दे सकती। डायरेक्टर के रिलेटिव को भी नहीं दे सकती। ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर पार्टनर है उस फर्म को भी नहीं दे सकती। ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है उसको भी नहीं दे सकती। तो इनमें से किसी को भी लोन नहीं दिया जा सकता। तो ये 6 तो ऐसी एंटिटीज है, 6 ऐसे पर्सन हो गए जिनको कुछ भी करके कंपनी लोन नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। जैसे कि डायरेक्टर हो गए, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर हो गए, डायरेक्टर का पार्टनर हो गया, डायरेक्टर के रिलेटिव हो गए, डायरेक्टर, ऐसी फर्म जिसमें हमारा डायरेक्टर पार्टनर है उसको भी नहीं दे सकते। और उससे ज्यादा ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है उसको भी नहीं दे सकते। अब ऐसा ऑडिटर सोचिए, आप लोग जब ऑडिट करते हो आपको ये देखना है कि कंपनी ने सेक्शन 185 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। क्या आपके पास लिस्ट होती है कि डायरेक्टर का रिलेटिव कहां कहां पे पार्टनर है? प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं।
क्या हमारे पास कोई ऐसी लिस्ट होती है कि डायरेक्टर का रिलेटिव कहाँ कहाँ पार्टनर है? नहीं होती। तो जब तक ऐसी लिस्ट नहीं होती तो फिर आप इस सेक्शन का कंप्लाई कैसे करोगे? आज एक कंपनी ने एक XYZ पार्टनरशिप फर्म को लोन दे दिया, मेरा कोई भी डायरेक्टर XYZ में इंटरेस्टेड नहीं है, बट मेरे डायरेक्टर का कोई रिलेटिव XYZ में पार्टनर है, तो वो तो यहाँ अलाउड ही नहीं है लोन देना। तो बट हम चेक कैसे करेंगे? तो प्रैक्टिकली फिर एज अ ऑडिटर मतलब हमें डायरेक्टर से हर साल लिस्ट लेनी चाहिए कि आपके कौन कौन से रिलेटिव है। वो तो हम लेते ही है रिलेटिव की, तो चलो, बट आपके रिलेटिव कहाँ कहाँ पे पार्टनर है उसकी भी लिस्ट हमें लेनी पड़ेगी, तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कंपनी ने सेक्शन 185 का कंप्लायंस किया या नहीं किया। Someone asked whether firm include LLP? Definitely, firm include LLP here. तो क्या होता है कि ऑडिट के टाइम, अब आप कारों की बात करते हैं, कारो रिपोर्ट आप सभी ने स्टडी किया है। कारों में होता है सेक्शन 185 पे स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग। आपका सेक्शन कारों का सेक्शन 185 पे स्पेसिफिकली रिपोर्टिंग मांगता है कि कंपनी ने सेक्शन 185 कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। तो जब तक ये पॉइंट क्लियर नहीं करोगे, आप उस पॉइंट को कैसे क्लियर? तो ये 6 ऐसी एंटिटीज है जिनको कंपनी डायरेक्टली इनडायरेक्टली ना ही लोन दे सकती है, ना ही गारंटी दे सकती है, ना ही एडवांस दे सकती है। ठीक है, ये तो हो गए 6 रिस्ट्रिक्शंस। अब आते हैं पार्ट 2 ऑफ दिस सेक्शन। फॉलोइंग लोन कैन बी गिवन बाय अ कंपनी टू एनी पर्सन इन whom डायरेक्टर आर इंटरेस्टेड आफ्टर फुलफिलिंग द कंडीशन। अब ये बोलते हैं कि दे सकते हैं कुछ कंडीशन फुलफिल करके। किसको दे सकते हैं? ऊपर वालों की बात नहीं कर रहा। ये बोल रहा है कंपनी एडवांस दे सकती है, गारंटी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। किसे? अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच सच डायरेक्टर इज डायरेक्टर और मेंबर। अगर आप किसी ऐसे प्राइवेट कंपनी को लोन दे रहे हो जिसमें आपके डायरेक्टर या तो डायरेक्टर है या मेंबर है, या ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट मतलब LLP भी मान सकते हो, इन विच 25% of the more voting power are rest with one or more director of your company, or body corporate whose board of director are accustomed to act according to you। इन तीनों में से किसी को भी देना है तो आप दे सकते हो, बट 2 कंडीशन फुलफिल करनी है। नंबर 1, आपको ये लोन देने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और कंपनीज एक्ट में जब भी स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके लिए MJD 14 फॉर्म फाइल होता है। प्लस आप ये कंडीशन प्रॉपरली मेंशन करोगे बोरोवर्स के लिए कि द लोन शैल बी यूटिलाइज्ड बाय द बोरोइंग कंपनी फॉर इट्स प्रिंसिपल। जो उसके MOA में ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं सिर्फ उसी के लिए वो यूज करेगा, उसके अलावा किसी चीज के लिए यूज नहीं कर सकता। सो हम ये बोल सकते हैं बोरोवर इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके कॉमन डायरेक्टर या मेंबर है, स्टिल कंपनी कैन गिव लोन टू देम आफ्टर फुलफिलिंग द 2 कंडीशंस। अब आता है सबसेक्शन 3। ये अपने आप में सबसे अलग बात करता है। ये बोलता है, अभी हमने सबसेक्शन 1 में डिस्कस किया था प्राइवेट कंपनी अपने किसी भी डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती। अब यहाँ पे इन्होंने छोटा सा चेंज कर दिया। अब ये बोलते हैं कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को दे सकते हो। अगर वो पर्सन आपका MD डेजिग्नेटेड है या WTD डेजिग्नेटेड है तो MD या WTD को आप लोन दे सकते हो। अगर आप नीचे लिखी हुई 2 कंडीशन में से कोई एक फुलफिल करते हो। कंडीशन नंबर 1, लोन कैन बी गिवन टू MD और WTD एज पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ देयर सर्विस। देखो MD और WTD का क्या माना जाता है? कि माना जाता है कि वो कंपनी के एम्प्लॉई है, बिकॉज दे आर टेकिंग द सैलरी। MD एंड WTD एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेकिंग द सैलरी, सो दे कंसिडर एज द एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। So as MD WTD consider the employee of the company, और कंपनी की अपनी एम्प्लॉइज के लिए ऐसी कोई स्कीम है कि कंपनी उन्हें लोन दे सकती है, तो उस स्कीम के अंदर MD और WTD भी लोन ले सकते हैं। सेकंड, लोन कैन बी गिवन टू द MD और WTD पर्सन टू एनी स्कीम। अब उनकी टर्म्स, सॉरी, फर्स्ट में क्या था कि जब उनको अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटमेंट की टर्म्स ऑफ कंडीशन में ही लिखा है कि एम्प्लॉई लोन ले सकता है तो आप दे सकते हो। या जब कोई कंपनी की कोई ऐसी स्कीम है जो अलाउ करती है कंपनी के एम्प्लॉइज को लोन लेना, तो स्कीम के तहत कंपनी कैन गिव लोन टू MD और WTD, बट इनके अलावा किसी डायरेक्टर्स को तो अलाउड ही नहीं। सेकंड, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अब अगर किसी कंपनी का बिजनेस ही लोन लेना है, लाइक NBFC। अब NBFC का काम ही लोन देना है, उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है,
तो वो फिर चाहे डायरेक्टर को लोन दे चाहे आउटसाइडर को, वो सब पे अलाउड है। होली ओन सब्सिडरी, अगर कंपनी अपनी किसी होली ओन सब्सिडरी को लोन दे रही है, गारंटी दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है, तो वो अलाउड है। बट एक कंडीशन कि होली ओन सब्सिडरी उस लोन को प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी के लिए ही यूज करेगी। सब्सिडरी, सब्सिडरी के केस में इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। सब्सिडरी के केस में लोन अलाउड नहीं किया, पर गारंटी और सिक्योरिटी अलाउड कर दी, इस कंडीशन के साथ कि सब्सिडरी अपने बिजनेस पर्पस से ही यूज करेगी। तो ये 3 सबसेक्शन उन्होंने क्रिएट किए। अब देखो मैं इनका क्रक्स देता हूं, फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट हाफ एन आवर हम 4:30 से 5 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस सेशन के लिए। अब मैं इसको क्रक्स देता हूं कि कहां कहां आप लोन दे सकते हो। सबसे पहले नॉट अलाउड, इन 6 एंटिटीज को तो आप दे ही नहीं सकते, जो कंपनी का डायरेक्टर है या डायरेक्टर होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर है या डायरेक्टर का पार्टनर है या डायरेक्टर का रिलेटिव है या ऐसी फर्म में पार्टनर है जो डायरेक्टर जिसमें पार्टनर है या ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर का रिलेटिव पार्टनर है। इन 6 एंटिटीज को तो आप लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट दे ही नहीं सकते। फिर बात करते हैं ऐसी प्राइवेट कंपनीज जिनमें हमारे डायरेक्टर कॉमन है या हमारे डायरेक्टर मेंबर है, तो वहां दे सकते हो, बट 2 कंडीशन फुलफिल करके कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा और लोन बिजनेस पर्पस से यूज होगा। फिर ऐसे आते हैं जिन पे सेक्शन 185 नहीं लगता, लोन को एमडीडब्ल्यूटीडी दे दो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दे दो, होली ओन सब्सिडरी कंपनी को लोन दे दो, सब्सिडरी कंपनी को गारंटी और इन्वेस्टमेंट दे दो, ये चीजें यहाँ पे अलाउड है। सो दीज आर द थिंग कि कंपनी कहां कहां लोन दे सकती है। तो इन चीजों में कंपनी के पास पावर है टू गिव लोन, टू प्रोवाइड लोन, कि कहां कहां देना है कहां कहां नहीं देना है। अब एक और पॉइंट आता है, अब ना प्राइवेट कंपनी के लिए मैंने अभी क्या बोला था, 5 जून 2015 को एक एग्जम्पशन आया था प्राइवेट कंपनी के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था एग्जम्पशन सिर्फ लोन लेने पे, अब लोन देने पे भी आया था। ये बोलता है कि अगर आपने ये 3 कंडीशन फुलफिल कर ली, जो यहाँ 3 कंडीशन लिखी है, तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली, तो प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है। कंडीशन नंबर 1, कंपनी की शेयर कैपिटल में किसी बॉडी कॉर्पोरेट का शेयर नहीं होना चाहिए, 1 रुपए का भी। पहली कंडीशन, कंपनी की शेयर कैपिटल में किसी दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी का शेयर नहीं होना चाहिए। द बोरोइंग ऑफ द सच कंपनी फ्रॉम बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, अदर बॉडी कॉर्पोरेट is less than twice of the paid up share capital of 50 crore whichever is lower। और कंपनी ने किसी भी बोरोइंग के रीपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो प्राइवेट कंपनी सेक्शन 185 से बाहर निकल जाती है और प्राइवेट कंपनी फ्रीली कैन गिव लोन्स टू इट्स डायरेक्टर, लोन्स टू इट्स शेयर होल्डर। तो अब देखो रिस्ट्रिक्शन की जब हम बात करते हैं, रिस्ट्रिक्शन क्या है कि प्राइवेट कंपनी डायरेक्टर्स को लोन गारंटी इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकती। बट अगर प्राइवेट कंपनी तीनों कंडीशन फुलफिल कर लेती है कि उसमें कोई दूसरा पर्सन शेयर होल्डर नहीं है, दूसरी बॉडी कॉर्पोरेट, उसका जो बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बॉडी कॉर्पोरेट से ऑलरेडी लोन है ट्वाइस ऑफ पेड अप कैपिटल से कम है, और उस कंपनी ने किसी भी डिपॉजिट के रिपेमेंट में डिफॉल्ट नहीं किया, तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर देते हो तो ऐसी प्राइवेट कंपनी पे सेक्शन 185 एग्जाम हो जाता है। और सेक्शन 185 एग्जाम होते क्या होता है, वो लोन दे सकती है। ये तो हो गया किसको दे सकते हैं और किसको नहीं। अब क्वेश्चन आता है देने का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जो मेंशन है ना, वो मेंशन है सेक्शन 186 में। सेक्शन 186 बात करता है कि अगर प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है, किसी को लोन देती है, गारंटी देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, सिक्योरिटी देती है, तो क्या प्रोसेस है। तो वहां सिंपल लिखा है, अगर आपका लोन 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फ्री रिजर्व और 100% of free reserve, whichever is higher, 60% of paid up share capital on free reserve or 100% of free reserve, whichever is higher, आपकी कंपनी का टोटल लोन, गारंटी और इन्वेस्टमेंट इस लिमिट तक है तो आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है। बट आपका ऑलरेडी दिया हुआ लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट मिला के और अब वाला मिला के अगर इस लिमिट को क्रॉस कर देता है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में, और उसके लिए आपको एमजीटी 14 भी अपना फाइल करना पड़ेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस पॉइंट? 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व और 100% ऑफ
और 100% ऑफ फ्री रिजर्व तक है तो आप इजीली कर सकते हो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके। बट जैसा इससे क्रॉस करोगे तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, प्राइवेट कंपनी है पब्लिक, आप लोन दे रहे हो ऐसी एंटिटी को जहां लोन देना आपको अलाउड है, क्या इंटरेस्ट चार्ज करना मैंडेटरी है या नहीं? फ्री ऑफ इंटरेस्ट दे सकते हो? क्वेश्चन फ्रॉम एवरीवन, क्या प्राइवेट कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है? यू हैव टू आंसर, तभी हम आगे डिस्कस कर पाएंगे इसको। आपसे आपके डायरेक्टर रेगुलर बेस पे ये क्वेश्चन पूछते भी होंगे, आपके डायरेक्टर्स को रेगुलर बेस पे क्वेरी रहती होगी, बिकॉज हर डायरेक्टर को आगे कहीं ना कहीं लोन देने में इंटरेस्ट होता ही है। तो ये क्वेश्चन आता ही है कि क्या मैं इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकता हूँ या नहीं। So that's why I want to know what is your review. क्या इंटरेस्ट फ्री लोन दे सकती है कंपनी? एक आंसर तो आया है नो, कि डायरेक्टर कंपनी इंटरेस्ट फ्री लोन नहीं दे सकती। व्हाट अबाउट अदर्स? सेक्शन 186 बोलता है कंपनी हैव टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन एवरी लोन और दैट इंटरेस्ट शुड बी एज पर द 3 ईयर 5 ईयर 10 ईयर यील्ड ऑफ द आरबीआई रेट। तो जो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट चलते हैं उनके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। तो विदाउट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट यू कैन नॉट डू। इंटरेस्ट चार्ज करना कंपनीज एक्ट में मैंडेटरी है। विदाउट चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव एनी लोन अंडर कंपनीज एक्ट। तो इंटरेस्ट चार्ज करना इज अ मैंडेटरी थिंग अंडर कंपनीज एक्ट। So these are the certain provision relating to the loan, guarantee and investments. अब इस पे एक एक करके हम क्वेश्चंस लेते हैं। कुछ क्वेश्चन तो अभी ऑलरेडी चैट बॉक्स में वो मैं लेता हूं, फिर किसी और का कोई क्वेश्चन होंगे तो अब हम उनको लेंगे। पहला है, कंपनी हैज टेकन लोन फ्रॉम द डायरेक्टर एंड डायरेक्टर प्रोवाइडेड सच लोन आउट ऑफ बोरोड फर्म। एक्सम्पशन वर क्लेम फॉर सच डिपॉजिट बाय कंसीडरिंग इट इज अ लोन फ्रॉम शेयर होल्डर। नाउ द डायरेक्टर शेयर होल्डर पास अवे ड्यूरिंग द ईयर, व्हाट वुड बी द पोजीशन ऑफ सच लोन? देखो, अब आप बोलते हो कि जिससे लोन लिया था वो पर्सन हमारा डायरेक्टर भी था, हमारा शेयर होल्डर भी था, और उसने बोरोड फंड से दिया है। तो बहुत क्लियर है, अगर इसको आप लोन फ्रॉम डायरेक्टर दिखा दोगे तो ये आपका डिपॉजिट माना जाएगा, कंपनी का नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। बेटर इसको लोन फ्रॉम शेयर होल्डर दिखाओ, प्रॉपर जनरल मीटिंग में इसका रेजोल्यूशन पास करो, और जो लोन फ्रॉम शेयर होल्डर के लिए प्रॉपर रेजोल्यूशन पास करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसको लोन फ्रॉम डायरेक्टर ना बुक करके लोन फ्रॉम शेयर होल्डर बुक करो। एंड DPT3 फाइल करते वक्त इसको नॉन डिपॉजिट में आप मेंशन करोगे, और इसमें ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी साथ में जाएगा कि कंपनी ने हाँ शेयर होल्डर से लोन लिया है, विच इज अलाउड टू टेकन बाय द कंपनी। और DPT3 फाइल करना मैंडेटरी होगा। Someone asked, do MCA allow filing of annual form without DPT3? Yes. अगर आपका DPT3 नील है तो कोई इशू नहीं है। एमसी की साइड के जो एनुअल फॉर्म्स है OC फॉर MGT7 वो कहीं भी DPT3 से लिंक्ड नहीं है। अब किसी के कोई क्वेश्चन लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट, लेने और देने किसी भी मैटर पे, तो आई एम ओपन हियर टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। अगर कोई डिस्कस करने का, जैसा नवीन जी ने बोला, लिखने की बजाय कोई वैसे पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकता है। नाउ आई एम फ्री फॉर दैट। सर एक क्वेश्चन है कि एक कंपनी ने बैंक से कई सारे लोन लिए, टर्म लोन लिए, ठीक है, लेकिन बैंक ने उसका चार्ज क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, हम लोगों ने बाद में उनको उनके डिजिटल सिग्नेचर के लिए दिया भी, तो उन्होंने, बैंक ने साइन करके नहीं दिया हुआ है। तो अब अगर हम DPT3 में वो इंफॉर्मेशन देते हैं तो कंट्राडिक्टरी नहीं होगा? देखो ऐसा है सर, प्रैक्टिकली देखो, ठीक है, लोन चार्ज हो गया या DPT3 हो गया, ये सब कुछ आपके लोन से रिलेट करते हैं, राइट? सब कुछ लोन लेने देने से, लोन लेने की बात से करते हैं। अब देखिए, चार्ज क्रिएट करना एक अलग सेक्शन का कंप्लायंस है। हमने लोन लिया, उस लोन के लिए हमें चार्ज क्रिएट करना था, चार्ज नहीं क्रिएट किया तो मेरा ये उस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हो गया। बट चार्ज क्रिएट नहीं किया इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा लोन नहीं है। हमारी बैलेंस शीट में हम उसको एज अ लोन दिखाएंगे भी, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम उसको एज अ लोन दिखाएंगे भी। तो जब हम उसको एज अ लोन दिखाएंगे हर जगह,
तो उसके लिए प्रॉपर DPT3 भी फाइल होना ही चाहिए। बिकॉज एक सेक्शन का नॉन कंप्लायंस करने का ये बिल्कुल भी सर मतलब नहीं होगा कि हमने एक जगह नॉन कंप्लायंस कर दिया तो हम दूसरी जगह नॉन कंप्लायंस कर दे, बल्कि एक जगह नॉन कंप्लायंस हो गया तो वी शुड टेक केयर के एटलीस्ट सेकंड प्लेस पे नॉन कंप्लायंस नहीं हो, ताकि अगर डिफॉल्ट फ्यूचर में मिनिस्ट्री ढूंढती है, निकालती है, तो एटलीस्ट ये रहेगा कि एक सेक्शन का नॉन कंप्लायंस है, ना कि एक से ज्यादा सेक्शन के नॉन कंप्लायंस है। एक क्वेश्चन है चैट बॉक्स में, sir, as you mentioned, as per LLP Act, LLP is covered under body corporate, so it will be covered under subsection 2 of 185, or it will be covered under section 1 where there is a restriction to give loan to the firm. See, यहाँ पे इन्होंने बॉडी कॉर्पोरेट को स्पेसिफिकली एग्जम्प्ट कर दिया है, ठीक है। और LLP इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, ये बहुत एक वेल वेस्टेड रूल है, आपको बहुत सारे केस लोन मिल जाएंगे। तो अगर आप LLP को लोन देना चाहते हो, ऐसी LLP जिसमें आपके डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, जैसे ये इन्होंने लिखा था 25% और मोर ऑफ वोटिंग पावर आपके डायरेक्टर्स के पास है, तो आप दो 185(2) में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दो। बट आपकी LLP ऐसी है, बॉडी कॉर्पोरेट ऐसी है जिसमें 25% से ज्यादा आपके डायरेक्टर्स की पावर नहीं है, तो उस केस में आप सबसेक्शन 2 में फॉल नहीं कर रहे हो, फिर आप सबसेक्शन 1 की फॉर्म में फॉल कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लोन इज रिसीव्ड फ्रॉम द डायरेक्टर बट डिक्लेरेशन नॉट रिसीव्ड, व्हाट शैल बी द कॉन्सिक्वेंसेस? अगर लोन डायरेक्टर से रिसीव हुआ है और डायरेक्टर ने उस लोन के लिए डिक्लेरेशन नहीं दिया है, तो एज अ ऑडिटर यू शुड कंसीडर इट एज अ नॉन कंप्लायंस। एज ऑडिटर उसे नॉन कंप्लायंस कंसीडर करो, और आपको बुक्स में उसे एज अ डिपॉजिट दिखाना चाहिए, उसको नॉन डिपॉजिट नहीं दिखा सकते आप बुक्स में। बुक्स में आपको उसको एज अ डिपॉजिट ही दिखाना पड़ेगा, बिकॉज जब तक डिक्लेरेशन नहीं आएगी आप अपने आप से अज्यूम नहीं कर सकते कि ये एक्सम्प्टेड डिपॉजिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर कवर्ड इन बॉडी कॉर्पोरेट? सर बॉडी कॉर्पोरेट्स में जनरली हमारी आती है, अगर कंपनीज एक्ट की बात करो तो फॉरेन कंपनीज हमारी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, LLPs हमारी बॉडी कॉर्पोरेट होती है, कॉर्पोरेशन हमारी बॉडी कॉर्पोरेट में फॉल करती है। किसी और का कोई क्वेश्चन? कैन कंपनी गिव लोन टू शेयर होल्डर? हाँ, कंपनी शेयर होल्डर को लोन दे सकती है अगर वो डायरेक्टर नहीं है, तो इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एक्ट में, क्योंकि आपने जो भी 185(1) रीड किया वहां डायरेक्टर पे रिस्ट्रिक्शन थी, होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर के रिस्ट्रिक्शन थी, डायरेक्टर के रिलेटिव पे रिस्ट्रिक्शन थी, बट शेयर होल्डर पे कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो डेफिनेटली अगर एक पर्सन जो शेयर होल्डर है वो कंपनी का डायरेक्टर नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर के रिलेटिव नहीं है, तो कंपनी कैन इजिली गिव लोन टू सच शेयर होल्डर, उसके लिए कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। Someone asked, in case where vehicle loan charge is not created, will it be non-compliance? Definitely it is a non-compliance. बैंक ने चार्ज क्रिएट करवाया या नहीं करवाया, बैंक ने आपको बोला या नहीं बोला, डजंट मैटर। कंपनी लोग के कंप्लायंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी थी। अगर आपकी कंपनी ने चार्ज नहीं क्रिएट किया है, देन इट इज अ नॉन कंप्लायंस। Next question, whether company can give loan to LLP in which company is partner holding 40% and relative is partner? Yes, इसको आप 185(2) में सर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके लोन दे सकते हो। Next, if he is a shareholder as well as director, वो कोई मैटर ये शेयर होल्डर। राजेश जी, आपका जो क्वेश्चन आप पूरा क्वेश्चन एक बार मेंशन कर दीजिए, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट विद द अदर क्वेश्चन। इन केस डायरेक्टर आल्सो शेयर होल्डर, please mention the full question so that I can reply on that. लोन गिवन टू शेयर होल्डर एज वेल एज डायरेक्टर, अगर एक पर्सन डायरेक्टर भी है शेयर होल्डर भी है, उसको आप लोन नहीं दे सकते, बिकॉज वो लोन टू डायरेक्टर की कैटेगरी में ही कंसीडर होगा। प्लीज शेयर द स्लाइड अगेन of company give loan to other company, company give loan to other company having the same director। अगर कंपनी किसी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोन देना चाहती है जिसमें डायरेक्टर कॉमन है, तो उस केस में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और उस केस में कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद
उसमें कंडीशन डालनी पड़ेगी कि जिस कंपनी को लोन दे रहे हैं वो अपने बिजनेस पर्पस से यूज करेगी, उसके अलावा किसी पर्पस से इसको यूज नहीं करेगी। Next question is, I'm just taking. Loan taken in the name of director. Vehicle shown in the company's books. Whether charge creation necessary. देखो अगर व्हीकल कंपनी की बुक में आप डालते हो, हाइपोथिकेशन एग्रीमेंट आप कंपनी के नाम से करते हो, तो व्हीकल विल कंसीडर एज द एसेट ऑफ द कंपनी एंड कंपनी की एसेट्स पे लोन ले रहे हो तो इसलिए चार्ज तो क्रिएट होना चाहिए। सर व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस डीपीटी नॉट फाइल? अगर डीपीटी नहीं फाइल करते तो सेक्शन रूल 16 ऑफ द डिपॉजिट रूल्स का नॉन कंप्लायंस है। तो रूल 16 में जो भी पेनल्टीज मिनिस्ट्री ने लिखी होगी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द पेनल्टीज राइट नाउ बिकॉज हर सेक्शन की अपनी पेनल्टीज है, बट रूल 16 ऑफ द कंपनीज एक्ट की जो पेनल्टी लिखी होगी, वी आर लायबल फॉर द सच पेनल्टी। Can I ask a question of different topic? Yes, sir. Please, you can ask the question on the different topic. Also, if I will be able to answer, I will definitely answer that question. In case of newly incorporated company, one of the director cum shareholder want to resign his office after certification of incorporation is issued. Whether it is possible or first we need to file. प्रैक्टिकली जब तक आप 20A नहीं फाइल करते, आप किसी भी डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन का फॉर्म नहीं फाइल कर सकते। तो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेबल कि पहले आप अपना 20A फाइल करो, देन उसके बाद अपॉइंटमेंट रेजिग्नेशन, वो जितने भी टास्क है वो सभी टास्क को उसके बाद परफॉर्म करो, बिकॉज उससे पहले आप फॉर्म फाइल नहीं कर पाओगे और आपका वो डिले होते जाएगी चीज। एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? नवीन जी, आई थिंक मेंबर्स की मोस्टली क्वेरीज रिजॉल्व हो गई है। मोस्टली सर मुझे भी ऐसा लग रहा है। यस, स्पीकर जो पर्पस होता है कि सामने वाले की सभी क्वेरीज रिजॉल्व हो जानी चाहिए, तो आई थिंक वो सब क्वेरीज सभी की रिजॉल्व हो गई है। मेरे ख्याल से एक बार फिर पूछ ले, कोई वर्बली कोई क्वेरीज बची हो किसी की। क्योंकि सर इसमें क्वेरीज क्या है, यस सर प्लीज। जब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन होने लगता है, हाँ, उस टाइम इतने क्वेश्चन रेज हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परसों हम कहीं किसी कंपनी सेक्रेटरी से बात कर रहे थे, राइट, तो उसने बताया कि लोन लेने में कुछ 25% ऑफ नेटवर्थ एंड शेयर कैपिटल है। वो क्या 1956 नियम में कुछ थे। राइट। अभी जितने भी आपने डिस्कशन किए, यहाँ पे सिर्फ 25% वर्ड एक जगह यूज हुआ व्हेन यू आर गिविंग लोन टू द डायरेक्टर्स एंड इन केस दे आर होल्डिंग मोर देन 25%। हाँ, जब किसी ऐसी कंपनी को देते हो कि जिस कंपनी कॉर्पोरेट के 25% से ज्यादा, राइट। इसके अलावा 25% क्लॉज का यूज आई थिंक जितना अभी हमने आपको अटेंड किया कहीं नहीं है। बिल्कुल नहीं है सर, नहीं है। नहीं सर, चीजें बहुत क्लियर हो गई, इतनी ज्यादा चीजें क्लियर हो गई कि मैं बता नहीं सकता सर। बहुत क्वेरीज थी। ऑनेस्टली सर 2013 के बाद जब से ये नया एक्ट आया है, बिल्कुल, बस उस टाइम बात करते करते, जैसे मान लीजिए आपको फोन करा, पूछ लिया, बैलेंस शीट फाइल कर दी। हाँ जी, वैसे हम इतने अपडेटेड नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आज के सेशन के बाद मेरे ख्याल से सारे मेंबर्स बहुत ज्यादा अपडेटेड तो हो गए सर। बिल्कुल सर, पर्पस भी यही है, इसीलिए आपने जब ये टॉपिक बोला मैंने कहा नहीं डेफिनेटली। और अभी क्या डीपीटी 3 का भी टाइम आ रहा है, तो सभी के लिए वैसे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइम। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि अभी डीपीटी 3 भरने के, और सबसे बड़ा क्या होता है डीपीटी 3 यार ऐसे फॉर्म्स की बात करते हैं ना, हम एज अ प्रोफेशनल हमें सब कुछ पता है, पर इशू क्या होता है जब हम उसको बाइफिगरेशन करना होता है ना कि क्या डिपॉजिट है क्या नहीं है, सबसे ज्यादा इशू हमें उस पॉइंट पे आता है। तो प्रैक्टिकली वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि आज मान लो आज मैंने तो 10 ट्रांजेक्शन के ऊपर डिस्कस कर लिया, लोन तो इन 10 के अलावा भी कहीं से 100 जगह से हो सकता है, तो वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा कोई भी इशू आए तो हमें डिपॉजिट की डेफिनेशन देखनी है। डेफिनेशन में 18 पॉइंट है, उन 18 में फॉल कर गए तो वो अलाउड है, अदरवाइज वो अलाउड नहीं है।
बाकी अब पुनीत सर, आज एक्चुअली क्या रहा सर, हमारे ये क्योंकि हमारी मीटिंग बरेली ब्रांच के साथ थी बिल्कुल। और एक कैजुअलिटी हो गई थी बरेली ब्रांच में, तो हमारे वहाँ के चेयरमैन प्रदीप तिवारी जी आज हरिद्वार हैं, ओके, तो वो ज्वाइन नहीं कर सके हैं। तो आई थिंक पुनीत जी अब आप आगे की कार्यवाही संभालिए। मैं दिवेश गोयल जी का हृदय से आभारी हूँ। आज उन्होंने मुरादाबाद ब्रांच में जितने भी हम लोग सम्मिलित हो पाए हैं सबकी क्वेरीज को बहुत अच्छे से रिप्लाई किया, और हम लोगों के अंदर जो बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं उनका तो पहले ही समाधान कर दिया। तो डीपीटी 3 फाइल करना है, बैलेंस शीट का भी समय आ रहा है, तो हम लोगों के लिए ये सेशन बहुत अच्छा रहा। मैं दिवेश जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और उन्होंने एक बात जो कही कि हम लोग एक सेमिनार भी करें, तो निश्चित रूप से हम लोगों को एक योग्य वक्ता मिल गया है। हम लोग जब भी कंपनीज एक्ट से रिलेटेड कोई भी सेमिनार करेंगे भविष्य में, तो आपको जरूर याद करेंगे और आपका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आपका पुनः हृदय से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। बस पुनीत जी, मैं एक चीज कहूंगा, दिवेश सर, मेरी जितनी भी दिवेश सर से बात हुई, ये बहुत कीन थे कि थोड़ा इंटरैक्टिव रख लें, मतलब हम ब्रांच में या आरआरसी रख लें। गर्मी की वजह से हम लोगों ने थोड़ा वीसीएम प्रेफर किया, हीट वेव है। होपफुली आफ्टर 15 डेज जब थोड़ा मौसम अच्छा होगा, हम आपको ब्रांच में इनवाइट करेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, एनी टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। राइट सर, बाय।